कहानी शुरू होती है। खिड़सू घाटी का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। रघुनाथ के घर की रसोई कई दिनों से खाली पानी चल रही थी। कच्चे घर के अंदर सुबह सुबह रघुनाथ सूखी जमीन में हल चलाने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। आज भी रसोई में कुछ नहीं है रघु, थोड़ी सी दाल थी, वो भी कल खत्म हो गई। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, आंखों में थकान, चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं। गीता, मैं कोशिश कर रहा हूं। खेत सूखा पड़ा है, बारिश का पता नहीं, बीज भी अच्छे नहीं है। बस हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश कब तक रघु? बच्चों की फीस बाकी है, मकान की मरम्मत बाकी है, और पेट भी भूख को कब तक समझाता रहेगा। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। कोशिश, हाँ मैं जानती हूँ तुम हार नहीं मानते, पर रघु पेट जब खाली होता है ना, तो दिमाग सवाल पूछने लगता है और दिल जवाब नहीं खोज पाता। गीता सुनो, तुम रो मत। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं कैसे खड़ा रहूंगा? मैं टूट नहीं रही रघु, बस थक गई हूँ थोड़ा। गीता सुनो, तुम रो मत। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं कैसे खड़ा रहूंगा? बस तुम लौट आना रघु, हार कर नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर। मैं लौटूंगा, क्योंकि ये घर सिर्फ मिट्टी का नहीं, हम दोनों का है। उसने हल उठाया, वह खेत की ओर चल पड़ता है। बाहर गांव की गलियों में रघुनाथ हल लेकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में पड़ोसी धानु मिल जाता है। धानु थोड़ा ताना मारते हुए, ओ रघु, फिर उसी सूखी धरती को जोतने चला। अरे भाई, ये खेत तो अब थक चुकी जमीन है, ना बारिश, न बीज, ना नसीब। सीधा सीधा क्यों नहीं मान ले कि वक्त खराब है? धानु हास्य और ताना एक साथ। मेहनत तो तू पिछले साल भी खूब कर रहा था, फसल कहाँ हुई? एक मुट्ठी चावल तक नहीं निकला। रघुनाथ रुक जाता है। उसके गले के अंदर कुछ भारी अटक जाता है। शायद गुस्सा नहीं, दर्द। धानु, खेत मेरा है और उम्मीद भी मेरी। जब तक हाथ चलेंगे हल भी चलेगा। उसी समय दूर से मास्टर दिनेश आते हैं। धानु, खेत सूखा हो सकता है, पर मन सूखा ना होने देना। धानु थोड़ा असहज हुआ, पर मुस्कान बनाए रखी। मेहनत कभी मिट्टी नहीं होती, कभी कभी वो बस समय मांगती है। किसान हार जाता है तब नहीं जब फसल नहीं होती, बल्कि जब वह हल छोड़ देता है। सही कहा मास्टर जी। जब तक ये हल कंधे पर है, मैं हारने नहीं दूंगा खुद को। खेत मेरी रगों में है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जा रघुनाथ, मिट्टी सुनती है, जो दिल से बोलता है। धरती उसे कभी धोखा नहीं देती। रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली। वह आगे बढ़ गया। सूरज ढल चुका है। खिड़सू घाटी की शाम में हल्की ठंड और शांत सन्नाटा। गीता चूल्हे के सामने बैठे बैठे लकड़ी को धीरे से हिला रही है। रघुनाथ भीतर आता है। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए। गीता नरम आवाज में उसके माथे को छूकर, इन थक गए होंगे, आज दिन कैसा था? जमीन अब भी बंजर खड़ी है, धरती फटी हुई है, जैसे उस पर भी बहुत दर्द हुआ हो। फिर उसकी आंखों में एक छोटी सी ज्वाला झलकती है। लेकिन आज दिल में मैंने एक बीज बोया है, उम्मीद का। और गीता, जो बीज दिल में बोया जाता है उस पर कभी सूखा नहीं पड़ता। आए रघु, जब तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो जान लो मेरी आस्था भी जिंदा है। हम दोनों साथ हैं तो हमारे हिस्से का आसमान भी एक दिन जरूर बरसेगा, चाहे देर से, पर बरसेगा। गीता हल्का घबराकर, बुखार जैसा लग रहा है, इतनी धूप में काम किया होगा। बुखार नहीं है, थकान है बस। पर यह थकान मीठी है गीता, क्योंकि आज मैंने अपने अंदर कुछ फिर से जगते महसूस किया। क्या? हिम्मत। मास्टर जी मिले रास्ते में। उन्होंने कहा, किसान तभी हारता है
जब वह हल छोड़ देता है। और गीता, मैंने हल नहीं छोड़ा। रघु, मैंने कभी तुमसे चावल या दाल की शिकायत नहीं की। मुझे बस यह डर था कि कहीं तुम थक कर चुप न हो जाओ, हाथ रुक न जाए। अब अगर मेरे हाथ रुक जाएंगे तो मैं तुम्हारी आंखों का साहस कैसे देख पाऊंगा? गीता की आंखें भर जाती हैं। अब आंसू छिपाए नहीं जाते। आज जब तुम खेत गए थे, मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, रघु को मत तोड़ना, उसका मन मत तोड़ना। तुम हो ना, तो कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। हम दोनों साथ हैं, तो चाहे देर से सही, हमारे हिस्से का आसमान भी एक दिन बरसेगा। हाँ, बरसेगा, जरूर बरसेगा। शाम का समय, कच्चा घर, टूटा चूल्हा, खाली बर्तन। गीता चूल्हे के पास बैठी है। रसोई में सिर्फ खाली मिट्टी का घड़ा, एक पुरानी थाली और 2 सूखे कटोरे पड़े हैं। रघुनाथ धीरे धीरे अंदर आता है। माथे पर पसीना, पैरों में मिट्टी, आंखों में थकान। गीता उसकी ओर नहीं देखती, सिर्फ चूल्हे की सुनी राख को घूरती रहती है। गीता, देख, मैं थोड़ी घास और कंडे ले आया हूँ। आज चूल्हा जला लेंगे। चूल्हा तो जल जाएगा रघु, पर क्या पकाऊं? मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी मिल जाएगी शायद। थोड़ा आटा, थोड़ा चावल ले आऊंगा। गीता उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, डर है, खोने का डर। तू जाएगा ना रघु, तो यह घर खाली हो जाएगा। यहाँ जो कुछ भी जिंदा है वो तू है। तो क्या करूं गीता? दिन भर खेत में पसीना बहाता हूँ, जर्रा जर्रा निचुड़ जाता है, पर मिट्टी जैसे मुझे पहचानती ही नहीं। उसकी आवाज़ धीमी पड़ती है, बहुत धीमी, जैसे रोना आवाज़ बनने से पहले ही गुस्से में बदल गया हो। लगता है धरती भी मुझसे रुठ गई है। जा रूठी नहीं रघु, हम तो जैसे जिंदगी के रास्ते से ही कट गए हैं। बाजार वाले उधार नहीं देते, बच्चे दूध के लिए रोते हैं। और मैं आज, जब मैंने छोटी सी रोटी बनाने की कोशिश की, आटा भी खत्म हो गया रघु। वह अपनी खाली बर्तनों को दिखाती है, जैसे सच किसी मुकदमे की तरह सामने हो। देख, बस यही बचा है। रघुनाथ उसे देख नहीं पाता, उसकी आंखें भर जाती हैं। मैं असफल हूँ गीता, शायद तेरे लायक ही नहीं हूँ। क्या फायदा इस शरीर से जो अपने ही घर की भूख नहीं मिटा सकता। और ऐसा मत बोल रघु, तेरी मेहनत मेरी सबसे बड़ी कमाई है। काश मेरे हाथों में थोड़ी सी और ताकत होती तो मैं इस गरीबी का गला ही घोंट देता। गरीबी ने हमसे रोटी छीनी है, पर तू मत अपनी हिम्मत भी उसे दे देना। हम भूखे रह लेंगे रघु, पर मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती। गीता, आंसू बहते हुए मगर आवाज़ दृढ़। ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती रघु, दिल में होती है। और तेरा दिल मेरी पूरी दुनिया से बड़ा है। अगर कभी मैं हार गया ना गीता, तो बस मुझे याद दिला देना ये पल जब तू मेरे पास थी। तो तू गिरेगा नहीं रघु, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हम गिरेंगे तो साथ, उठेंगे भी साथ। जी लेंगे गीता, किसी तरह। जब तक तू मेरे साथ है मैं लड़ता रहूंगा। दृश्य, रात, घर के अंदर छत से पानी टपक रहा है। घर की दीवारें हिल रही हैं, जैसे वे भी टूटने की कगार पर हों। गीता धीमे, रघु, ये घर भी अब हमारा नहीं रहा। कब तक हम जमींदार को किराया देते रहेंगे? जमीन तो पहले ही उसके पास गिरवी पड़ी है। मैंने कोशिश की थी गीता, उस साल जब फसल खराब हुई थी, सोचा था अगली बार कुछ अच्छा होगा, पर जमींदार ने मौका देखकर ब्याज बढ़ा दिया। गीता के चेहरे पर दर्द और गुस्से की मिली जुली लकीरें उभर आती हैं। गीता दर्द भरी आवाज में, किसान की मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है रघु। सुख में कोई साथ नहीं देता और दुख में सब उधार वसूलने आ जाते हैं। वो खेत जहाँ मैं बचपन से हल चलाता था, जहाँ मेरे पिता की अब भी पसीने की महक है, आज वही खेत मेरे हाथ से छिन गया और मैं बस देखता रह गया। जमींदार ने खेत तो लिया रघु, पर हमारी मेहनत नहीं ले पाया, हमारे सपने नहीं ले पाया। लेकिन गीता, अब हमारे पास है ही क्या? घर उसका, जमीन उसकी,
हम बस उसके किराएदार नहीं, उसके रहम पर जीते हुए परिंदे बन गए हैं। रहमत की उम्मीद अब इंसानों से मत रखना रघु। जिस जमीन पर हमने खून बहाया, उसी जमीन पर कोई और राज कर रहा है। ये भाग्य नहीं, ये अन्याय है। पर अन्याय हमेशा के लिए नहीं टिकता। रघुनाथ की आंखों से अब आंसू नहीं टपकते, वे जम जाते हैं जैसे दर्द पत्थर बन गया हो। आज मैं खुद से एक वादा करता हूँ, गीता जो हमसे छिन गया है उसे हम वापस लाएंगे, चाहे कितनी ही रातें भूखी काटनी पड़े। मैं तेरे साथ हूँ रघु। रोटी नहीं होगी तो मैं तेरे साथ भूख खाऊंगी, पर हार नहीं मानूंगी, क्योंकि हम गरीब हैं, पर बेइज्जत नहीं। अब दोनों की आंखों में डर नहीं, बस एक आग है। दृश्य दोपहर, रघुनाथ का कच्चा घर, दरवाजे पर धूल उड़ती है। जमींदार भैरव सिंह ऊंची आवाज में हंसते हुए उतरता है। उसके पीछे लोहे की सी आंखों वाला नौकर लोखंडी। घर के बाहर रघुनाथ और गीता दोनों अचानक घबरा जाते हैं। लोखंडी ऊंची व्यंग्य भरी आवाज में, ओ रघु, देख कौन आया है, जिसका कर्जा लिए तू राजाओं की तरह घूम रहा है। ओ रघुनाथ, तैयार हो जा, बादशाह खुद आए हैं तेरा हाल पूछने। भैरव साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, शिष्टाचार भी बचा है अभी तक। नमस्ते। नमस्ते से पेट भरता है क्या? जमीन लौट आई, पैसे जुट गए, तो बताओ कर्ज का हिसाब कहाँ तक पहुंचा? साहब थोड़ा समय दे दीजिए, बस कुछ दिन। मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा, पैसे ला दूंगा। सुना आपने साहब, ये कुछ दिन जो कभी खत्म ही नहीं होते। इधर देखो साहब, ये वही थोड़ा है जो इनके खून में ही लिखा है। गीता हिम्मत करके आगे आती है। उसकी आंखें लाल हैं मगर शब्द कोमल। भैरव साहब, हम आपका हक कभी नहीं मारेंगे। बस 2-4 दिन और घर में अनाज भी नहीं। भैरव साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, बस समय कम पड़ गया। मुझे आंसू नहीं चाहिए, मुझे मेरा कर्ज चाहिए। कानून यही कहता है, जो नहीं चुका सकता उससे जमीन ली जाती है। उन शब्दों में पत्थर की सख्ती थी। भैरव सिंह र ठंडी हंसी। ओह, अब दया की बानी, मुझे भूख की कहानी नहीं सुननी, मुझे हिसाब चाहिए। वो जमीन मेरे बाप दादा की है साहब, मैंने उसमें अपना बचपन बोया है। उसे मत छीनो, उसे मत छीनो। वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरी रूह है साहब। मैंने उसकी मिट्टी में खेला है, मैंने उसी धरती में अपने माँ बाप को दफनाया है। कर्ज लेते वक्त ये सब याद नहीं था, अब भावुकता दिखा रहे हो। हम गरीब हैं साहब, पर इंसान हैं। हमारी मजबूरी मत खरीदोगे, बस थोड़ा वक्त दे दो। साहब, इन लोगों को जितना वक्त दोगे ये उतना ही सपने बुनते रहेंगे। साहब, इनके आंसू नमक वाले होते हैं, गले में फंस जाते हैं। सुनोगे तो दिल बिगड़ जाएगा। भैरव सिंह गीता और रघुनाथ की ओर झुककर बोलता है, आवाज जहरीली फुसफुसाहट में। सुनो, आज से ठीक 7 दिन, एक भी दिन ज्यादा नहीं, पैसा नहीं लाए तो घर से भी निकाल दूंगा, और जमीन तो पहले ही मेरी है। और हाँ, उस दिन रोना नहीं। रघुनाथ के हाथ हिलने लगते हैं। गीता का गला सूख जाता है। दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं, बिना शब्द, बिना आवाज, बस दर्द। भैरव सिंह घोड़े पर बैठता है। समय चल रहा है रघु, और वक्त कभी किसी गरीब का दोस्त नहीं होता। जमींदार और लोखंडी हंसते हुए साथ निकल जाता है। दृश्य अगले दिन, गांव की चौपाल, दोपहर। माहौल में खबर गूंज रही है। भैरव सिंह आया था रघुनाथ के घर, 7 दिन का समय देकर गया है। हाय रामा, ये जमीन तो रघुनाथ की सांस थी। दादा परदादा ने जिस मिट्टी में पसीना मिलाया, उसे कागज की एक चिट्ठी छीन ले जाएगी। यह सोचकर ही दिल फटता है। कल रात
गीता की रुलाई मेरे आंगन तक सुनाई दे रही थी। रघुनाथ उसे समझा रहा था, मत रो, सब ठीक होगा, पर उस आवाज में खुद कांप थी। बेचारी के आंसू चूल्हे पर गिरते हैं तो रोटी भी नमक बन जाती है। हिम्मत 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 से कुआं नहीं खुदता, कर्जा लिया है तो चुकाना होगा। ये दुनिया दया से नहीं हिसाब से चलती है। धानु, मजाक की भी एक हद होती है। आज उसके घर की बारी है, कल तेरे घर की भी हो सकती है। धानु चुप हो जाता है, पर चेहरा अभी भी कट्टू। बूढ़ा मुंशीराम आवाज भर्राकर, भैरव सिंह कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिसके हाथ में ताकत हो उसके कानों में करुणा की आवाज नहीं पहुंचती। पर रघु हार नहीं मानता। वो तो आज भी खेत गया था। इतना टूटा आदमी भी अगर हल उठा सकता है तो शायद भगवान भी देख रहा होगा। शायद बरसात उसके हिस्से भी आएगी। 7 दिन, बस 7 दिन। किस्मत भी कभी कभी एक ठंडी सांस लेकर देखती है, कौन टिकता है, कौन टूटता है। दृश्य बदलता है। रघुनाथ और गीता घर के बाहर, दोनों शांत पर टूटी हुई हवा में। रघुनाथ का चेहरा कठोर है, थकान से नहीं। रघुनाथ धीमी भारी आवाज में, पूरे गांव में खबर फैल गई है गीता। हाँ, सुना मैंने। लोगों की बोली भी कभी दुआ जैसी लगती थी, अब वही बोली जले घाव पर नून बन गई है। मैं सोचता था मेहनत इंसान को आगे ले जाती है, पर अब लगता है मेहनत के पास भी एक सीमा होती है जिसके आगे किस्मत हंसकर खड़ी हो जाती है। किस्मत नहीं रघु, किस्मत नहीं। ये जालिम लोग हैं जो खुद को किस्मत का रखवाला समझ बैठे हैं। जिनके पेट भरे हैं वही भूख का मजाक उड़ाते हैं। मैं सब खो सकता हूँ गीता, छत, जमीन, रोटी, पर अपनी इज्जत नहीं। ये लोग सोचते हैं कि हम टूट गए हैं, झुक गए हैं, पर ये हमारी थकान है, हार नहीं। हम टूटे नहीं रघु, कि हम बस थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। रघुनाथ गहरी सांस लेकर मानो चलना सीख रहा हो फिर से। इन 7 दिनों में हम या तो खुद को बचाएंगे या अपने सपनों को अपने ही आंगन में जलते देखेंगे। तो चलो लड़ते हैं। हाँ, लड़ेंगे, रोटी से, किस्मत से, गरीबी से, और सबसे ज्यादा उस डर से जो हमें कमजोर बनाता है। कुछ क्षण चारों ओर गहरा, भारी, बोलता हुआ सन्नाटा। हवा भी स्थिर हो जाती है, जैसे दुनिया सुन रही। दृश्य सुबह, धूप हल्की, खेतों की पगडंडी। रघुनाथ हाथ में पुराना हल और फावड़ा लिए खेत की तरफ जा रहा है। गांव के कुछ लोग कुएं और चबूतरे के पास बैठे हैं। जैसे ही रघुनाथ उनके पास से गुजरता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। गांव वाला एक धीमे, चिंता भरे स्वर में, अरे रघु, सुना है भैरव सिंह आज धमका था कल? हाँ, आया था। और 7 दिन का वक्त देकर गया, जैसे जानते थे, पर फिर भी सुनने में दर्द था। रघुनाथ धीरे से सिर हिलाता है। वो हाँ शब्द से भी भारी है। धानु पहले जैसा व्यंग्य, होंठ टेढ़े करके, अरे देखो भाई, कर्जा लिया था तो चुकाना पड़ेगा। ये कोई दया धर्म की दुकान थोड़े है, कानून सबके लिए बराबर है। मास्टर दिनेश खड़े होते हैं, आवाज गहरी और शांत। धानु, कानून से पहले इंसान होता है। जिन आंगनों में भूख रोती है वहां ताने नहीं बोए जाते, दुआ बोई जाती है। धानु की गर्दन झटकती है, पर इस बार वह जवाब नहीं ढूंढ पाता। मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ, भागकर अपनी पीठ छुपाने वालों में से नहीं हूं मैं। बस थोड़ा समय मांगा। रघु बेटा, तू मिट्टी का बेटा है। जिस मिट्टी में खेला वही मिट्टी तुझसे कभी बेवफा नहीं होगी। अगर तू कहे
तो हम सब मिलकर तेरा खेत जोतेंगे। हर हाथ हल बनेगा, हर पसीना दुआ बनेगा। मैंने कभी किसी से मांगा नहीं बाबा, हमेशा सोचा मेहनत ही काफी है। पर आज डर लगता है कि वो खेत, वो मिट्टी जहां मेरे बाप की आखिरी सांसों की गर्मी अभी भी है, वो किसी और के नाम ना हो जाए। हम सब तेरे साथ हैं रघु। गरीबी बस इम्तिहान है, अंत नहीं। जिनके हाथ खून पसीने से रंगे हों, उनका समय एक दिन जरूर लौटता है। अगर भैरव सिंह जुल्म करेगा तो गांव खामोश नहीं बैठेगा। यह मिट्टी एक की नहीं, हम सबकी है। रघु, तू अकेला नहीं है। धन्यवाद, मुझे अकेला मत छोड़ना। बस बाकी ताकत मैं अपनी जमीन से ले लूंगा। भैरव सिंह नाम ही काफी है। जिसके साथ खड़ा हो जाए ऊंचा उठ जाता है, जिसके खिलाफ हो जाए मिट्टी में मिल जाता है। साहब, हमने उसकी हवेली की दीवारें उठाई थी, दिन रात काम किया था, पर मजदूरी 2 महीने तक रोकी थी उसने। हम आवाज तक नहीं उठा पाए। कानून गांव में नहीं चलता बेटा। यहाँ चलता है किसका रसूख, किसके दरवाजे पर कितनी बंदूकें टंगी हैं। धानु, जो हमेशा ताना मारता है, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी, कांपती। मैंने मजाक नहीं किया था, पर जब रात गहरी होती है ना, मेरे भी घर में भूख रोती है। हम सब डरते हैं उससे। अगर आज उसकी बात टाल दी, कल हमारी बारी होगी। अरे बेटा, सच बोलना आसान है, सच जीना मुश्किल। यह गांव डर का आदी हो चुका है। आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। आदतें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी, पर उसके लिए सिर्फ डर नहीं, दिल की आग चाहिए। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये उन सब की लड़ाई है जिनकी रोटियां, सपने और इज्जत किसी और की मुट्ठी में बंद हैं। रघुनाथ धीरे धीरे चल रहा है, चेहरे पर थकान, आंखों में रात की नींद से ज्यादा चिंता की धूल। अरे रघुनाथ बेटा, रुको जरा, बात कहनी है। कहो काका, खेत देर से भी चला जाएगा। गांव में बात चली है कि जमींदार भैरव सिंह ने तुम्हारे घर जाकर वो सब कहा। हाँ काका, सच है। जिस घर में हम रहते हैं वही हमारा नहीं, और जमीन पहले ही गिरवी थी। अब बस हम किसी तरह सांस भर रहे हैं। रघुनाथ, तू तो सबसे मेहनती है गांव में। तेरी हल्की मिट्टी भी तेरे साथ रोती होगी। फिर ये हाल। मेहनत से क्या होता है भोला राम? जब हालात साथ छोड़ दें तो मिट्टी भी हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। वो भैरव सिंह को तो बस खून पीने की आदत है। हर साल किसी न किसी का घर, खेत, बैल सब छीन लेता है। पर कोई उसके सामने बोले तो पूरा गांव उजड़ जाए। रघुनाथ, तेरी गीता जी सुबह रो रही थी, हमारे दिल भी बैठ गए। घर संभालना कितना कठिन होता है, हम औरतें जानती हैं। गरीबी से लड़ना अलग है, पर उम्मीद टूट जाए ना तो आदमी अंदर से बिखर जाता है। हमने सुना भैरव सिंह ने कहते हुए कि 1 हफ्ता फिर घर खाली। सच है क्या? रघुनाथ सिर झुका देता है, हल जमीन पर टिका देता है, गला भराता है। हाँ, 1 हफ्ता। गांव में अचानक चुप्पी, हवा तक रुक जाए जैसे। मंगत राम आंखों में आंसू चमकते हुए, बेटा, घर छिन जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता, पर तू अकेला नहीं है। गांव तेरे साथ खड़ा है। हम सब हैं, समझा? बस दुआ करिए काका, किस्मत एक बार मुस्कुरा दे, बस एक बार। मुस्कुराएगी, हम सबको भरोसा है। दृश्य,
दोपहर, सूरज तेज। रघुनाथ खेत में झुका हुआ मिट्टी तोड़ रहा है। पीठ पसीने से भीगी, हल्के हाथ कांप रहे हैं, पर मेहनत रुकती नहीं। दूर एक पेड़, उसकी छाया में थोड़ी राहत। रघुनाथ वहां जाकर खड़ा होता है। तभी दूर से मास्टर शंभुनाथ आते दिखाई देते हैं। रघुनाथ बेटा, आज खेत में बड़ा जल्दी दिख गया। चेहरे पर थकान नहीं, बोझ दिख रहा है। बस मास्टर जी, जिंदगी आज इम्तिहान ले रही है, या शायद मैं ही अब मजबूत नहीं बचा। सुनने में आया कि भैरव सिंह ने घर खाली करने को कहा है। हाँ, 1 हफ्ता दिया है उसने, 7 दिन, बस 7। और तुम सबके सामने अब भी मुस्कुराते फिर रहे हो। रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। वह आंखें मोड़ लेता है। ये दिल है बेटा, पत्थर नहीं। रो लूंगा मास्टर जी, पर क्या रोने से घर बच जाएगा? क्या जमीन वापस आ जाएगी? क्या मेरी गीता के हाथों की चूड़ियों में फिर कनक लौट आएगी? रघुनाथ, तुम्हारी मेहनत मिट्टी में नहीं जाएगी, पर अकेले लड़ोगे तो टूट जाओगे। तुम अपने दुख को दिल में बंद किए हुए हो, और दर्द जब अकेला होता है तो इंसान को भीतर ही भीतर खा जाता है। किसके पास समय है मास्टर जी? हर कोई अपनी परेशानियों से भरा है। नहीं, सुनो, जब एक किस्मत टूटती है तो पूरी धरती कराहती है। तुम गांव के लोगों के पास जाओ, समिति बनाए। सबके पास थोड़ा थोड़ा है, पर मिलकर बहुत हो जाता। और जमीन, वह तो गिरवी है। गिरवी चीज को मेहनत और एकता छुड़ा सकती है, और कानून भी। भैरव सिंह गांव की कमजोरी पर राज करता है। अगर गांव खड़ा हो गया, वह हिल जाएगा। रघुनाथ, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, यह पूर्वजों का आशीर्वाद होती है। अगर तुमने हार मान ली तो आने वाली पीढ़ियां भी झुककर जीना सीख जाएंगी, और अगर तुम खड़े हो गए तो आने वाली पीढ़ियों की रीढ़ सीधी हो जाएगी। मास्टर शंभुनाथ अब आवाज में चेतावनी और हिम्मत दोनों। नहीं, सुनो, जब एक घर गिरता है, पूरी बस्ती की नींवें कांपती हैं। अगर आज तुम्हारी जमीन गई तो कल किसी और की जाएगी। रघुनाथ थोड़ा धीरे धीरे ऊपर देखता है। यह मिट्टी सिर्फ खेत नहीं है, यह तुम्हारे पिता की याद है, तुम्हारी मां की प्रार्थना है, तुम्हारे बच्चों की रोटी का वादा है। मेरी लड़ाई सिर्फ भूख की नहीं, मेरी लड़ाई इज्जत की है। मास्टर शंभुनाथ मुस्कुराते हैं, नरमी से, जैसे किसी बेटे को आखिरकार जागता देख रहे हों। यही बात थी जो सुननी थी मुझे। शाम को चौपाल में आना, मैं गांव को बुलाऊंगा। आज बात होगी, डर की नहीं, हक की। मैं आऊंगा मास्टर जी, इस बार खुद को नहीं, किस्मत को बदलने। गांव की चौपाल, शाम का समय। अंधेरा धीरे धीरे ढल रहा है। चौपाल के बीच में मिट्टी की चबूतरी। गांव के लोग, पुरुष, औरतें, बूढ़े धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। रघुनाथ आता है, थोड़ा झुका हुआ, पर आज आंखों में डर नहीं, सिर्फ छुपा हुआ हौसला। मास्टर बीच में खड़े हैं। मास्टर शंभुनाथ धीमी पर गूंजती आवाज में, आज हम एक बात पर इकट्ठा हुए हैं। भैरव सिंह की ज्यादती कोई नई बात नहीं है, पर आज बात रघुनाथ की नहीं, आज बात गांव की रीढ़ की है। चारों ओर सन्नाटा, कोई सर नहीं उठाता, पर कोई नजर नहीं चुराता। आज रघुनाथ का घर छीना जा रहा है, कल किसी और का, परसों शायद मेरा भी। हम सब जानते हैं मास्टर, भैरव सिंह राज पैसे से नहीं करता, वो राज्य करता है डर से। पर कब तक डरेंगे? डर तो अब हमारे बच्चों के दूध में भी घुलने लगा है। हम उन्हें क्या सिखाएंगे? झुककर जीना। रघुनाथ धीरे धीरे, सांस गहरी, आंखें लाल, आवाज स्थिर। पहले लगा यह मेरी किस्मत की मार है। सोचा मैं ही कमजोर हूं, मैं ही हार गया हूं। रघुनाथ अब मजबूत। आज समझ आया, अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चुप ही पैदा होंगी। मैं लड़ना चाहता हूं, जमीन के लिए नहीं, अपने मान के लिए, अपने बच्चों की रीढ़ के लिए। हम सब देंगे साथ,
जो देना होगा, अनाज, पैसा, मजदूरी, सब मिलकर जोड़ेंगे। लड़ाई खेत की नहीं, गौरव की है। हम पंचायत में शिकायत करेंगे, हुकूमत तक बात जाए, हम ले जाएंगे। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भैरव सिंह सिर्फ दबाता है, वह कानून नहीं है। बस एक बात याद रखना सब, जब तक हम साथ हैं, भैरव सिंह कितना भी बड़ा हो जाए, वो अकेला है। तो तय रहा, कल सूरज उगे उससे पहले हम खेत में होंगे। दृश्य भैरव सिंह का हवेली। रात। भैरव सिंह बड़े लकड़ी के सिंहासन जैसे आसन पर बैठा है। लोक आंधी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मालिक, बात बहुत बिगड़ रही है। सांस ले और बोल। गांव भर चौपाल में जमा था। मास्टर शंभूनाथ, मंगतराम, भोलाराम, सब और रघुनाथ भी, सब आपके खिलाफ खड़े हो गए। मालिक, गांव अब चुप नहीं है। आज चौपाल में सब इकट्ठा थे। मास्टर शंभूनाथ ने खुलकर कहा, डर की जंजीरें टूट रही हैं। रघुनाथ ने भी सिर उठाकर बोला। वे तीन चुपके से खेत की ओर बढ़ते हैं। खेत के भीतर फसलों की सरसराहट उनके कदमों में खो जाती है। लोखंडी, पहले उन डेरों को जला दे जो पास लगे हैं। गुलराम, फसल के बीच में पैर रखकर दाने दान कुचल दो, ताकि सुबह जब वे उठें तो सिर्फ राख मिले। मालिक, एक बार कर दूं, लोग फिर क्या रोएंगे, मैं देखना चाहता हूं। और अगर कोई जिगर दिखा दिया तो उसी जिगर पर मिट्टी उड़ाऊंगा। लोखंडी मशालों को फसल के डेरों के पास लगाता है। छोटा सा अलाव फूटता है जो 100-200 बालों में फैलता है। आग चुपके से लपटें बनाती है और तिनके सरसराने लगते हैं। रात की हवा में आग की चीखें, फसलों की चीख जैसी आवाजें घुलती जाती हैं। पर गांव सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है। याद रखना, हमें किसान को उम्मीद से वंचित करना है। जब उसकी उम्मीद टूटेगी तो वो खुद अपने मुंह में ठोकर मार लेगा। और अगर कोई बीच में रोकने आया तो फिर उसे बता देंगे कि ये उसकी ही मोहलत थी जो खत्म हो गई। उनकी आवाज में उस गंदी सुलह का आनंद था, शासन की सख्ती, लोगों पर डर थोपने की तमन्ना। आग बढ़ती है। फसलों की खुशबू में अब जले हुए तिनके और चूहों की खौफनाक चीख घुलती है। पूरा माहौल घोर थकान और बर्बादी का साक्षी है। जमींदार की आखिरी फुसफुसाहट, मालिक, कल सुबह हम देखेंगे कि उनका चेहरा कैसे सूख गया होगा। उन्हें याद दिला दो कि जो मिट्टी पर राज करता है वही यहाँ का भगवान है। जो डर गया वही बचा रहता है। सुबह की हवा में अब वैसी ताजगी नहीं, वह भारी है, जैसे किसी ने उसके भीतर आंसू घोल दिए हों। रघुनाथ और गीता खेत की ओर भागते हैं, कदम तेज, सांसें कटती हुई। गीता, आवाज अचानक टूटती है, जैसे कुछ भीतर ही फट गया हो। रघु, हमारा साल, हमारा हर दाना, कितने सपने बोए थे हमने यहाँ, ये क्या कर दिया किसी ने, क्या कर दिया। ये फसल नहीं थी गीता, ये हमारी साल भर की सांसें थीं, ये उम्मीद थी। और किसी ने इसे जलाकर हमें बताना चाहा कि हम गुलाम हैं। थोड़ी दूरी पर पैर पड़ने की आवाज। मास्टर शंभूनाथ, कुछ बूढ़े किसान, कुछ औरतें, सब एक एक कर खेत में आते हैं। कल रात हवा बदली थी, मुझे पता था, पर मैंने सोचा शायद हम इस बार बच जाएंगे। कहते हैं भैरव सिंह के आदमी दिखे थे रात में, लोखंडी भी, वही जिसकी हंसी में जहर टपकता है। ये तो क्या डर कर चुप बैठे हम? हमारा दिन, हमारी मेहनत, हमारी रोटी जला दी गई और हम कहें हमें पता था। हादिके, अगर यही जीत है तो मैं हार कर भी जिंदा नहीं रहूंगा। पर जो भी कर दिया मैंने नोट कर लिया। आज जो राख बनी, कल वही राख हमारी आग बनेगी। दृश्य गांव की चौपाल।
सुबह लोगों की भीड़ जमा है। बीच में रघुनाथ और गीता खड़े हैं, चेहरे पर थकान, आंखों में डरे हुए आंसू। एक तरफ जमींदार भैरव सिंह, दोनों नौकर लोखंडी और गुड्डन के साथ घमंड से खड़े। सामने सरपंच अपनी चादर संभालते हुए बैठा, मास्टर जी भी पास में। सरपंच, आवाज में ठंडा फैसला और थोड़ी घबराहट। सभा शुरू होती है। रघुनाथ, तूने जमींदार से लिया कर्ज चुका लिया या नहीं? सरपंच जी, मैंने कोशिश की। खेत में दिन रात पसीना बहाया, फसल तैयार होने ही वाली थी। बस कुछ ही दिन की देर है, थोड़ा सा समय और। भैरव सिंह कुर्सी पर पीछे झुककर, होंठों पर व्यंग्य। समय तो बाप मरने पर मिलता है, कर्ज पर नहीं। जमींदार जी, हमारी बच्ची बीमार है, दवा के भी पैसे नहीं बचे। आपके चरण पड़ते हैं, थोड़ा रहम। अरे वाह, दया की बातें। देखा, जब लेने आए थे कर्ज तब दया याद न थी, अब आंसू आए हैं। और अगर रोने से कर्ज माफ हो जाए तो चलो हम भी रो लें, सबका कर्ज चुक जाए। भैरव सिंह जी, रघुनाथ जैसा आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सीधी रीढ़ वाला है, उसकी बात सुन लो। समय तो फसल का होता है, ठप्पे का नहीं। धरती मौसम पर चलती है, जबरदस्ती पर नहीं। हर घर में दुख है, पर इंसानियत इसलिए होती है कि दुख बांट लिया जाए। कर्ज का नाम लेकर घर उजाड़ोगे, फिर ये गांव घर नहीं, कब्रिस्तान हो जाएगा। आज अगर रघुनाथ पर जुल्म हुआ, कल हम में से किसी पर भी हो सकता है। न्याय चाहिए, डर नहीं। सुनिए भैरव सिंह जी, ये गांव है, यहाँ इंसान खेत बोता है, अनाज बोता है, सपने बोता है। अगर आप सिर्फ कायदा और ठप्पे की बात करेंगे तो खेत में फसल नहीं, बगावत उगेगी। मास्टर, ये कोई पाठशाला नहीं, यहाँ मेरी हुकूमत बोलती है। हुकूमत मिट्टी पर नहीं चलती, मिट्टी हुकूमत को गिरा देती है। धरती सबकी माँ है, आप उसके मालिक नहीं, केवल किराएदार हैं। बस, बहुत बात हो गई। नियम साफ है, कर्ज न चुका पाए तो। कृपा नहीं मांग रही मैं, बस घर मत छीनिए। वह घर मिट्टी नहीं, हमारी आबरू है, हमारी दुनिया है, हमारा बच्चा वहीं पलता है। अगर वो छिन गया तो हम जीते हुए भी मर जाएंगे। कर्ज चुकाया नहीं गया। जमींदार भैरव सिंह को अधिकार है रघुनाथ का घर और आधी जमीन जब्त करने का। मौन, जैसे किसी ने आकाश से सूरज गिरा दिया हो। गीता की चीख दबी हुई, जैसे गला खुद ने ही रोक लिया हो। नहीं नहीं नहीं। आज मेरी जमीन नहीं गई, आज मेरी उम्मीद छीनी गई है। याद रखना भैरव सिंह, गरीब की चुप्पी हार नहीं होती, वह तूफान से पहले की शांति होती है। आज मैं टूटा नहीं हूं, बस जाग गया हूं। देखते हैं, टूटा हुआ आदमी कर भी क्या सकता है। टूटे हुए पत्थर धार नहीं रखते, टूटा हुआ इंसान तलवार बन जाता है। रघुनाथ, आखिरी बार पूछता हूं, कर्ज की रकम तैयार है या नहीं? सरपंच जी, हमने कभी कर्ज को हल्के में नहीं लिया। हर सुबह से रात तक खेत में ही थे हम। पसीना बहाया, खून तक बहा दिया, बस फसल कटने को ही थी। बस कुछ ही दिन और। कुछ दिन, यही गरीब की बीमारी है। जिंदगी भी चलती रहती है, कर्ज भी। समय तो हम देते देते थक गए। हम दम से नहीं बोल रहे साहब, बस जिंदगी बचाने की बात है। और रोध होकर सहानुभूति लेने का नाटक हम सब जान चुके हैं। रोने से जेब नहीं भरती। ये नाटक नहीं, बनती हुई जिंदगी है। किसी के घर का उजड़ना तमाशा नहीं होता। तो कल इसी हाल में होगा तो समझ आएगा। मैं कभी इस हाल में नहीं आ सकता। मैं भैरव सिंह जी का आदमी हूं। भीड़ में कुछ लोग सिर झुका लेते हैं, कुछ की आंखों में गुस्सा फड़कता है। हमने भी जमाना देखा है बेटा। जमींदार का आदमी होना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी जंजीर भी होता है। गांव में इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है।
तू क्यों खुद को पराया कर रहा है? भैरव सिंह जी, हम सब जानते हैं कि रघुनाथ ने मेहनत की है, कर्ज लौटाने की मंशा है उसमें। किसान की फसल का समय मौसम तय करता है, आपके आदेश नहीं। अगर आज आप उसके घर परिवार पर डंडा चलाएंगे तो याद रखिए, दहकती राख से उठती आग पूरे खेत को जला देती है। मास्टर, ये गांव मेरा है, मेरा हुक्म चलता है यहाँ। मास्टर जी धीरे झुकते हैं, पर शब्द तलवार जैसे। गलत, ये गांव गांव वालों का है। आप बस उसमें एक कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी उठ जाएगी पर लोग रहेंगे। चुप, बस चुप रहो सब। कानूनी बात होगी। नियम साफ है, कर्ज नहीं चुका तो घर और आधी जमीन जमींदार की। हम कहाँ जाएंगे? हम जिएंगे कैसे? रो मत, आंसू मिट्टी को गीला कर देते हैं, पर मिट्टी बीज को ताकत देती है। आज की चोट बीज बनेगी। वह अब भैरव सिंह की ओर देखता है, आंखों में न आंसू न डर, सिर्फ आग। रघुनाथ धीरे, पर शब्द सीधे दिल में घुसते हैं। भैरव सिंह, तुमने आज मेरा घर नहीं छीना, तुमने आज मेरा डर छीन लिया। और जिस आदमी से डर निकल जाए उसे कोई ताकत, कोई कुर्सी काबू में नहीं कर सकती। देखते हैं टूटा हुआ आदमी क्या कर सकता है। जब पत्थर टूटता है तो रास्ता बनता है, और रास्ता कहीं भी पहुंच सकता है। यह भी याद रखना, बीज को मिट्टी में दफन किया जाता है, मारा नहीं जाता। वो लौट कर उगता है, और जब उगता है तो खेत बदल देता है। सभा जारी। गांव की चौपाल ठंडी हवा है, लोग सांस रोके हुए। रघुनाथ और गीता सामने खड़े हैं। सबूत के तौर पर कर्ज की रसीद लोखंडी के पास है, पढ़कर सुनाओ। लोखंडी कागज 1.5 मीटर दूर से भी शान से पकड़े हुए। हाँ सुनो सुनो, 150 रुपया कर्ज रघुनाथ ने लिया, सूद चढ़ा 320। अब कुल राशि 550। और ये रकम नहीं दी। मतलब कर्ज नहीं चुकाया, सीधा घर और जमीन जमींदार की। लोखंडी, गुड्डन, तुम दोनों भी इसी मिट्टी के बेटे हो। ये घर मेरी पसीने से बना, और ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। आज तुम ताली बजा रहे हो। हम क्या कर सकते हैं राघु, हम भी मजदूर हैं। मालिक की दाल नहीं गलने दी तो कल हम ही सड़क पे आ जाएंगे। और ये दुनिया दया से नहीं चलती राघु, सिक्के से चलती है, और तेरे पास सिक्का है नहीं। सिक्का नहीं है, पर इज्जत है, दिल है, खून है, वो भी बिक जाए। बोलो, हम सब क्या मिट्टी के बने नहीं? किसी का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता? उसकी आवाज कांप कर टूट जाती है। हम सब जानते हैं रघुनाथ झूठा नहीं। इस बार मौसम ने दगा दिया है। किसान को बनने में साल लगता है, पर तोड़ने में एक फैसला ही काफी। भैरव सिंह जी, आप भी कभी गरीब थे, ये गांव जानता है। आपने भी बीज उधार लेकर शुरुआत की थी, तब गांव ने आपको समय दिया था। आज आप दे नहीं सकते। समय, कर्ज में समय नहीं, नुकसान मिलता है, और नुकसान मैं नहीं झेलता। जो गिर जाता है उसे कुचलना पड़ता है, नहीं तो वो फिर उठकर कांटा बन जाता है। और अगर किसी दिन यही मिट्टी जिसमें तुमने बीज नहीं जुल्म बोया है, उगाकर तुम्हारे सामने चिंगारी बनकर खड़ी हो गई, तो क्या करोगे भैरव सिंह? भीड़ हिल जाती है, भैरव सिंह का चेहरा कस जाता है। बस बस, ये सब बकवास बहस बंद करो। नियम नियम होते हैं, और नियम कहते हैं कर्ज न चुकाने पर घर और आधी जमीन जमींदार की। फैसला सुनाया जाता है। गीता थरथराती आवाज में चीख की तरह निकलता है। ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, घर ले जाओ, जमीन ले जाओ, मुझसे सब कुछ छीन लो, पर याद रखना, जिस दिन गरीब से सब कुछ छीन लिया जाता है, उस दिन वह सिर्फ गरीब नहीं रहता, वह आंधी बन जाता है। और आंधी महलों पर नहीं, नींव पर हमला करती है।
भैरव सिंह सांस रोक देता है। मास्टर जी की आंखों में चमक, भैरव सिंह हल्की मुस्कान, पर अब उसमें डर भी। देखेंगे रघुनाथ, देखेंगे। चौपाल में सबके चेहरे थके हुए, पर आंखों में एक अनकही उम्मीद पलके मार रही है। मास्टर शंभुनाथ उठते हैं। उनकी चाल धीमी पर पद चिन्ह गंभीर है। सब उनकी ओर देखते हैं, जैसे बरसों की समझ अब भी बोलने वाली हो। मास्टर शंभुनाथ धीरे मगर आवाज में पक्का दर्द और स्पर्श, हर शब्द में उम्र का अनुभव। सुनो सब लोग, हमने आज क्या देखा और क्या सुना वह केवल एक आदमी की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस मिट्टी की जिस पर हम खाए पिए हैं, जिस पर हमारी हड्डियां रखी जाएंगी। रघुनाथ ने वह गलती नहीं की। गलती तो हमारी व्यवस्था की है जो एक छोटे आंसू से डरकर उसकी रोटी छीन लेती है। अगर गांव इंसान से नहीं पैसे से चलता है तो हम सबने अपने आप को औरों के हाथ बेच दिया होगा। मैं एक बात कहूंगा, रघुनाथ को एक और मौका दो। 7 दिन नहीं और 6 हफ्ते। उसके हाथों का पसीना, उसकी मेहनत, हम सब मिलकर जब तक उसके खेत को फिर खड़ा नहीं कर देते तब तक उसका घर आश्रय सुरक्षित रहेगा। मैं वादा करता हूं, गांव मिलकर उसकी कटाई में हाथ देगा। जो जितना दे सकेगा उतना दे। और अगर 6 हफ्ते में वह कुछ न ला सके तब गांव का फैसला उसी कठोरता से लिया जाएगा। पर पहले इंसानियत का फर्ज निभाओ। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर धीरे धीरे चौपाल में आवाजें उठती हैं। बिल्कुल, 6 हफ्ते यही सही है। हमारी मिट्टी में भरोसा है और भरोसा वापस करना हमारा कर्तव्य है। मास्टर सही कहते हैं। हम सब मिलकर खेत जोतेंगे, बीज बछाएंगे, पानी बांटेंगे। कर्ज का बोझ अकेले किसी के कंधे पर नहीं रखा जा सकता। हम घर घर दाना बांटकर भी मदद कर देंगे और जो कर सकेगा को कुछ और कर दे। मास्टर जी सही कहते हैं। हमने भैरव सिंह को बड़े देखा है, पर उस बड़ेपन में क्या दया नहीं होती। हमारे पास जो है हम बांट देंगे। रघुनाथ ने कठोर मेहनत की है, उसकी मेहनत पर दांव लगाना ठीक नहीं। मैं अपनी एक बोरी धान और काम के 2 दिन दूंगी। मेरे पास सोना नहीं है, पर मेरे पास 2 बैल हैं। उन बैलों को मैं कुछ महीनों के लिए रघुनाथ के काम में लगाऊंगा। हम सब मिलकर बाहर निकालेंगे। अगर हम साथ नहीं देंगे तो किसके लिए खेत उगाएंगे? मेरे घर की देसी दवाइयां जो बची हैं मैं दे दूंगी। अगर गीता जी को बुखार आए तो कोई इलाज तो रहेगा। हिम्मत जुटाओ, हम बेदर्द नहीं हैं। हम गांव का फैसला ठीक है, पर सरपंच 2 तरफा फंसता हुआ, जमींदार का दबाव और गांव की नजरों का भार दोनों सिर पर। मास्टर, आप जानते हैं मैं नियमों का पालन करता हूं। अगर जग जाहिर हो गया तो। सरपंच जी, नियम इंसानियत के बाद आते हैं। नियमों का पालन भी तभी सार्थक है जब वह जीवन बचाने के काम आए। तुम्हें डर है? ख्याल रखो, गांव साथ देगा। मैं हर सुबह 2 घंटे रघुनाथ के खेत में काम करूंगी। औरतों की ताकत कम नहीं होती। हम खेत सरकने में साथ देंगे ताकि वह फिर से खड़ा हो सके। हमें डर से नहीं जीना। भैरव सिंह डर दिखा कर रहा हो, पर गांव जब साथ होगा तो उसकी हवेली भी सिमट जाएगी। सरपंच जी, आप अपने पद का मतलब समझिए। आप गांव के लोगों के प्रतिनिधि हैं। आज इंसानियत के नाम पर फैसला कीजिए। 6 हफ्ते, तुम्हारे जज्बात तारीफ लायक है मास्टर, पर मेरी हकीकत भी कुछ और है। मैंने जमीन खरीदी है, कर्ज दिया है, नियम हैं जो मैंने निभाने हैं। तुम्हारी हकीकत और गांव की हकीकत अलग नहीं हो सकती भैरव सिंह। तुमने जमीन ली, विकास के नाम पर भी ली, पर विकास का अर्थ लोगों का बुनियाद नष्ट होना नहीं। तुम सबकी भावनाएं अपनी जगह, पर पैसे का हिसाब भी जरूरी है। हिसाब घर घर मिलकर कर लेंगे भैरव सिंह। तुम्हारी रकम सुरक्षित रहेगी, पर लोग नहीं टूटेंगे। मास्टर जी, आपका धन्यवाद। हम उस दिन को भूल नहीं पाएंगे। हम अपने खेतों की कटाई में सबके साथ खड़े रहेंगे और मैं
मैं हर सुबह नमक निपटा रोटी बनाएंगी, जितना भी मेरी मदद कर सके। और एक बात, यह मौका सिर्फ रघुनाथ के लिए नहीं है, यह मौका हमारे लिए है कि हम दिखाएं हमारे रिश्ते, हमारी जमीन और हमारी ईमानदारी अब भी जिंदा है। हमें कानून नहीं तो इंसाफ तो करना ही है, और इंसाफ की शुरुआत गांव से होगी। मास्टर जी, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, पर सरपंच, कांपती आवाज में अंदर की मजबूरी झलकती हुई। मैं जानता हूं कि आप सब सही कहते हो, पर मेरा दायरा कानून और ऊपर वाले दबाव का है। भैरव सिंह मेरा मित्र भी है, उसने गांव में बहुत काम कराया है, और अगर मैं उल्टा फैसला कर दूं तो उसका दबाव मेरे परिवार पर भी पड़ सकता है। तो क्या तुम अपने पद की कीमत अपने परिवार की सुरक्षा समझते हो? क्या तुम अपने गांव की मां का चूल्हा ठंडा करना चाहोगे ताकि अपने घर का खाना सुरक्षित रहे? जो नेता अपने घर की फिक्र में गांव की आत्मा बेच दे, वह नेता नहीं, डर का दास है। लिखो नहीं, हम हाथ मिलाएंगे। अगर हाथ मिलाकर फैसला लिया जाए तो कागज क्या असर करेगा? मैं आपकी दया का बंधन नहीं मांग रहा, मैं आपकी मदद से फिर से खड़ा होना चाहता हूं। मैं जो भी कमाऊंगा पहले कर्ज चुकाकर लौटाऊंगा, पर अगर मेरी मेहनत पर कोई आंच आए तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। ठीक कहा, हम सब दस्तक देंगे, काम करेंगे। ना बचकाना करार होगा, ना उधारी की सुई और धुन। सरपंच एक लंबी सांस लेकर, मजबूर लेकिन मजबूती से, ठीक है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, और आज जनता ने जो कहा वह मेरे शब्दों से बड़ा है। अगर पूरा गांव रघुनाथ के साथ खड़ा है तो मैं भी उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि यह फैसले कानूनी और व्यवस्थित तरीके से लिखे जाएं, ताकि बाद में आरोप प्रत्यारोप न हो। हम भैरव सिंह से लिखित में समय मांगेंगे, 6 हफ्ते, और अगर वह लिखकर इस बात को मंजूर करेगा तो मैं आधी जमीन और घर पर उस समय तक रोक लगाने का आदेश कराऊंगा। अगर वह मना करे तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, मगर यह फैसला गांव की सहमति के साथ होगा। हम सब लिखेंगे सरपंच जी, हम अपने अपने हस्ताक्षर देंगे, और मास्टर जी के कहे अनुसार हम खेत संभाल लेंगे। मैं पत्र लिखने में मदद करूंगी। मेरे हाथ तेज हैं और मेरी कलम सच बोलती है। मास्टर शंभूनाथ, आंखों में संतोष पर आवाज में चेतावनी। याद रखना, यह सिर्फ वादा नहीं, यह जिम्मेदारी है। 6 हफ्ते में हम उसे खड़ा कर देंगे, न हार न भाग। और अगर भैरव सिंह लिखित में नहीं माना तो हम न्याय के लिए ऊंचे दरवाजे खटखटाएंगे। हम गांव की ताकत को दिखाएंगे। ठीक है, 6 हफ्ते, पर याद रखना, जो नियम है उसे मैं भुलाऊंगा नहीं। तुम नियमों के साथ खड़े रहो, मैं अपनी फसल के साथ खड़ा रहूंगा, और जब फसल कटेगी तब न्याय का असली मापदंड खेत की उपज होगी। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। मेरे बच्चे की हथेली पर अब फिर से भरोसा जगेगा। ठीक है, गांव ने निर्णय दिया, हम भी देखेंगे कि ये 6 हफ्ते कैसे चलते हैं। मैं भी अपनी झोली खोलकर मदद करूंगा, इस बात का हिसाब बाद में। 6 हफ्ते, पर अगर वह सफल हो गया तो भी हिसाब बराबर नहीं छोड़ा जाएगा। सरपंच अब पूरी तरह सार्वजनिक निर्णय लेते हुए, तो फैसला यह हुआ, 1, भैरव सिंह को 6 हफ्ते का लिखित समय मांगा जाए। 2, उस दौरान गांव की समिति रघुनाथ के खेत और घर की रक्षा करेगी। 3, हम सब मिलकर उसकी फसल में हाथ देंगे, हर किसी के द्वारा जितना संभव होगा। अगर भैरव सिंह लिखित मंजूरी दे तो वही सब लागू होगा, नहीं तो कानूनी रास्ता। मास्टर शंभूनाथ रघुनाथ के पास आकर कहता है, तुम्हें अब पूरी ईमानदारी से काम करना है। गांव भरोसा दे रहा है, उसे मत तोड़ना। मांझे ये वादा है मास्टर जी, मैं इस भरोसे को अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। दृश्य रात का समय, हवेली की आंगन में लौटा हुआ भैरव सिंह।
उसका गुस्सा भड़क रहा है भैरव सिंह, धीरे से, पर आदेश में कठोरता। मैं तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिसके कारण गांव में खून की खुशबू फैले। कानून का भय और मीडिया का असर काम आएगा। हमें सूझबूझ से काम करना है। पहला काम, सरपंच की नींव हिला देना। उसने मास्टर के सामने अपना साहस दिखाया, पर वह अकेला और डरपोक होकर निर्णय नहीं करेगा। उसे पता चले कि उसके साथी कहाँ हैं और किस किस ने उसके साथ दोस्ती की है। उसे लगे कि उसने अकेले फैसला लिया, तभी उसका मन बदल जाएगा। मालिक, मैं उसका थोड़ा सा निजी दबाव बनवा दूंगा। कुछ लोग उठकर कह दें कि सरपंच के घर की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, थोड़ा सा अफसोस पैदा कर देंगे। कुछ घनिष्ठ लोगों को कुछ संकेत दे दें ताकि वो सामने आकर खड़े न हो पाएं, और बाजार वाले, उनको हम मामूली छूट दे देंगे ताकि वे हमारे पक्ष में बात फैलाएं। मैं उन चोरों की सख्त निगरानी करूंगा जो रात में खेत में घूमते हैं। उनकी रूटीन बदल दूंगा। 1-2 रात में कुछ घटिया हादसा दिखा देंगे, लेकिन ध्यान रहे, चोट इतनी नहीं कि कोई शव निकले। डर ऐसा पैदा करना है कि लोग अपने घरों में रहकर भी कहां पे। ठीक है, पर ध्यान रहे, हम सार्वजनिक तरीके से नहीं, परत दर परत खेलेंगे। आज रात मैंने आग बुझाई नहीं, पर राख का बीजारोपण कर दिया, और जब समय आएगा वही राख तुम्हें लौ में बदलनी होगी। सरपंच को मीठी बात कहो, उसे लगेगा कि मैं उसका मित्र हूं, पर उससे कहो कि वह गांव के बीच दिए गए कुछ वादों की याद दिलाता रहे ताकि वह भ्रमित रहे। मैं बाजार वालों से बात कर लूंगा। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं, और जो नेताजी हैं उनके नजदीकी लोगों को भी थोड़ा दबाओ। हमें धीरे धीरे उस मास्टर के चारों ओर शक की परतें बनानी होंगी ताकि गांव का भरोसा खिसक जाए। और अगर कोई बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाए तो उसकी मानहानि के कुछ सबूत समय समय पर फैलाओ। लोगों का दिमाग अफवाहों से ही बिकता है। एक एक कर खिड़कियां बंद कर दो। भैरव सिंह कुछ कदम आगे आता है। चांद की हल्की रोशनी उसकी सख्त रेखाओं पर पड़ती है। भैरव सिंह ठंडी पर लगभग पिता सहित आदेश। पर सुनो, कोई भी कदम बिना मेरी मंजूरी के मत उठाना। अगर तुम दोनों ने मेरी बातों को न माना तो हवेली की चौखट तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। मेरे पास धैर्य है, पर मेरी सहनशीलता की सीमा भी तय है। आज तुम लोग जाकिरों की तरह काम नहीं करोगे, तुम उनके दिमाग में घुलकर काम करोगे। याद रखो, हमें गांव को तोड़ना नहीं है, उसे अंदर से खोखला करना है। लोग खुद ही गिरेंगे। मैं तुरंत कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे गांव में खून की खुशबू फैले। पब्लिक इश्यू में बहाव आ जाएगा और कानून भी अटक कर बैठेगा। पर याद रखो, जो आज मसूबा बचाकर लौटा है उसे कल तक चैन से नहीं रहने दूंगा। हम पारंपरिक तरीकों से नहीं, स्मार्ट तरीके से जवाब देंगे। उसकी उम्मीदें, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी छोटी छोटी खुशियां धीरे धीरे छीनकर। सबसे पहले सरपंच का दबाव तोड़ना होगा। उसने मानसा दिखा दिया, पर दोस्ती का रिश्ता उससे टूटा नहीं है। धीरे धीरे उसे लगने दो कि वह अकेला फैसला नहीं ले सकता। लोखंडी धीरे से योजना सुझाते हुए पर सावधानी बरतते हुए। मालिक, हम उसका परिवार थोड़ा सताएं। मामूली दबाव, कुछ लोग उठकर कह दें तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, और गांव में कुछ अफवाहें फैलवा दें जैसे कि रघुनाथ की कटनी कम होने वाली है। लोग हिम्मत खो देंगे, पर ज्यादा तेजी से कुछ न करें। यह स्थानीय समर्थन खतरनाक है। या फिर हम ठंडे कदम उठाएं। बाजार में उन लोगों के खिलाफ अफवाहें चलें कि रघुनाथ किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, धन की बातों में फंसा हुआ है। लोग खुद पीछे हटेंगे। मास्टर जी की बातें तो थीं, पर मास्टरी का असली खेल दिमाग से खेला जाता है, जमीन से नहीं। ठीक, मैं तात्कालिक रूप से उस सरपंच को एक संकेत देता हूं। उससे कहा जाना चाहिए कि यह गांव का हित नहीं। पर ध्यान रहे, अगर तुम दोनों कुछ भी बिना मेरी इजाजत के करोगे तो तुम्हें हवेली की चौखट से बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं किसी को भी अपनी जगह हिलाने नहीं दूंगा, फिर चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना उठाए। मालिक की बातें ऊपर हैं, पर कहने में क्या। हमें शुरू करना होगा
मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं, बाजार वाले, कुछ जमीनी लोग। देखता हूं कौन हमारे साथ झुक सकता है। और मैं इन बच्चों के खेतों तक जो लोग रात में घूम रहे थे उन पर नजर रखूंगा। किसी को भी मौका देने का मतलब पसीने को तोड़ देना है। ठीक है, पर याद रखो, हमें पब्लिक तरीके से नहीं, परत दर परत काम करना होगा। आज रात मैंने आग बुझाई नहीं, पर राख का बीजारोपण कर दिया, और जब समय आएगा वही राख तुम्हें लौ में बदलनी होगी। चलो, सभी सावधानी रखें। मैं अपनी हवेली में जाऊंगा और कल सरपंच को फिर से एक मीठी सी बात कहूंगा। जल्दी में कोई गलती ना हो, वरना तुम्हारे नाम भी लोग नाप लेंगे। तीनों निकल जाते हैं। पीछे हवेली की ऊंची खिड़कियों से उनकी परछाई रात की दीवार पर लटकती रहती है, जैसे किसी बड़े जख्म की काली लकीर। दृश्य गांव की पगडंडी, अंधेरा गहराने लगा है। भैरव सिंह आंखों में आग, दांत भींचते हुए। सुना तुमने? मास्टर ने मुझे चौपाल में ललकारा। मेरे सामने उसने गांव को मोड़ा। क्यों? किस हिम्मत से उसने मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुझे छोटा समझा? आज मैंने चारों ओर की दुनिया बनाई। एक एक ईंट पर मेरी मेहनत है, और वो बूढ़ा, उसकी बातें लोगों के दिलों पर चलनी शुरू हुई। यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालिक, मैं समझता हूं आपकी गुस्सा, पर गांव वाले अब मास्टर की ओर झुके हैं। हमने कहा था कि 6 हफ्ते देंगे, अब उन्हें मौका मिल चुका है। चुप! सरपंच, गांव वाले, ये सब मेरी उंगलियों पर नाचते हैं, समझा तू? मैं कह दूं तो अभी इस गांव में एक दाना भी नहीं उगेगा। न पानी रहेगा, न बीज, न बैल। भैरव सिंह आंखों में ज्वाला, आवाज जमकर निकलती है, हर शब्द में ठंडा विलाप। मौका किससे? तुम्हें लगता है मैं वहीं बैठकर देखता रहूंगा कि मेरे सामने मेरी इज्जत रेन के पानी की तरह बह निकले? नहीं, मैं उस पानी को सोख लूंगा, और जब मैं सोख लूंगा तो जो बचा रहेगा वही मेरी हवेली बोलेगी। मालिक, मास्टर का सम्मान गांव में गहरा है। लोग उसे पुत्र सा मानते हैं। यदि आप कुछ करते हैं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसकी गूंज पगडंडी से उठकर कुएं तक पहुंचे, पर लोगों के जुबान पर न आए। मैं उसकी इज्जत मिट्टी पर गिरने से पहले ही मिटा दूंगा, पर ऐसा कि कोई न बोले कि किसने किया। समझे? मालिक, मगर मास्टर जी का बहुत मान है गांव वालों में। बच्चों को पढ़ाते हैं, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, गांव वाले उनका पक्ष ले ही लेते हैं। यही तो गलती कर दी गांव वालों ने। मान इज्जत मुझसे मिलता है, गांव से नहीं। और उस मास्टर ने गांव को मेरे खिलाफ खड़ा करने की जुर्रत की है। अब ये जुर्रत मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। मालिक, पर क्या यह सही होगा? मास्टर ने गांव को कुछ दिया है, उसने बच्चे पढ़ाए हैं, बूढ़ों का मान रखा है। क्या उसका नाश गांव की भलाई में होगा? भैरव सिंह सख्त, पर भीतर छलकती पुरानी यादों की कड़वाहट। सही और गलत की किताबें तुम जला दो। जो मेरे लिए असहनीय है वही मेरा न्याय है। उसने मेरी बेइज्जती की है और उसका हिसाब मैं मांगूंगा। पर सुनो, हम तेल सा जलेंगे नहीं, हम चुपके से काम करेंगे। लोगों का भरोसा हम तोड़ेंगे, उनके विश्वास को धीरे धीरे खोखला करेंगे, ताकि वे खुद पीछे हटें। और जो अधिक ही बोलबाजी करेगा उसका स्वर हम ऐसे दबाएंगे कि वह खुद भी अपना रास्ता भूल जाए। मालिक, ठीक क्या आपने? लोग अफवाहों और शक से ही डरते हैं। अगर हम धीरे धीरे उनके आसपास की लकीरों को मिटा दें, उनकी नींदें टूटेंगी। लेकिन मालिक, क्या हम ऐसा करके अपने आप को बदनाम नहीं कर रहे? गांव के लोग बाद में जानकर क्या कहेंगे? बदनाम होना और हार जाना अलग बात है शंभू। मैं हार नहीं मानता। लोग बाद में क्या कहेंगे वह उनकी कहानी है। मेरी कहानी सामने आएगी जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं मालिक,
मैं पहले गांव के कुछ लोगों से मुलाकात कराता हूं, बिना कुछ बताए। देखता हूं कौन कौन संवेदनशील हैं। और मैं रातों में उन रास्तों पर जाता हूं जहां मास्टर के समर्थक निकलते हैं। धीरे धीरे उन्हें असहज कर दूंगा। किसी को डर लगे तो वह धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। ठीक है मालिक, पर मैं यही चाहता हूं कि मास्टर को तवज्जो के साथ न तोड़ा जाए और न ही कोई ऐसी घटना हो जिससे गांव का दिल टूट जाए। बेइज्जती का बदला लेकर ही चैन मिलेगा। पर याद रखो, मैं खून नहीं चाहता, मुझे योजना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग अपने आप ही उस बूढ़े की छवि बदलें, और यदि कोई हद पार करेगा तो वह मेरी नजर में होगा। भैरव सिंह एकदम आक्रामक, पर फिर आवाज में मकसद की गंभीरता। सुन लो खंडी, कल सूरज उगने से पहले मास्टर की इज्जत मैं मिट्टी में मिलाऊंगा। गांव वाले तो अब तक सोच रहे हैं कि मैं हार गया। अब मैं उन्हें बता दूंगा, भैरव सिंह कभी नहीं हारता। पर मालिक, क्या करना है? पहले रघुनाथ के खेत पर नजर रखनी होगी। देखना होगा वो सच में काम करता भी है या नाटक कर रहा है। और अगर उसने वादा तोड़ा तो यह गांव उसकी लाश की चीखों को भी याद रखेगा। और मास्टर जी? मास्टर, उसे तो मैं अकेले में निपटाऊंगा। ऐसे निपटाऊंगा कि उसकी आवाज निकल जाए पर कोई सबूत न बचे। तीनों धीरे धीरे धुंधलके में हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। रात का समय, मास्टर जी का घर। कभी कभी आदमी सोचता है कि वो पढ़ लिख कर दुनिया बदल देगा, पर असल में दुनिया ताकत और डर के दम पर चलती है। सरस्वती, मैंने आज भैरव सिंह के सामने खड़े होकर बस एक बात कही कि सत्य सत्य है, चाहे उस पर कोई पहरा लगा दे। पर उसकी आंखों में मैंने देखा, सत्य से नहीं, हार से जलता हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। मैं जानती हूं, भैरव सिंह जमीन, पैसे और नाम का भूखा है, पर आप इंसानियत के भूखे हैं। आपने आज किसी का हौसला टूटा नहीं, बल्कि संभाला है। इसका दाम कैसे भी हो भगवान चुका देगा। सरस्वती, भैरव सिंह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके पास हाथ नहीं, सरकश हथियार हैं। उसके पास शब्द नहीं, आदेश है। उसके पास दिल नहीं, सिर्फ बदले की आग है। रघुनाथ तो अभी एक चिंगारी है, पर भैरव सिंह पूरी आंधी लेकर आएगा। और अगर आंधी चल गई तो न सिर्फ खेत चलेंगे, सपने भी चलेंगे। अगर आंधी आएगी तो हम छत की तरह खड़े रहेंगे। अगर रात घनी होगी तो हम सुबह का इंतजार करेंगे। और अगर डर आएगा तो हम एक दूसरे को थाम लेंगे। तुम जानती हो, डर मेरी हड्डियों में नहीं है सरस्वती। डर है कि कहीं इस लड़ाई में रघुनाथ जैसा सादा सच्चा इंसान टूट न जाए, और कहीं मैं भी। आप टूटने नहीं वाले, क्योंकि आपका सच, आपके शब्द और आपकी नीयत किसी भी भैरव सिंह से कहीं ऊंची है। सुनिए, दुनिया को बदलना संभव नहीं होता, पर एक आदमी को बचा लेना वो बहुत बड़ा काम है। कुछ पल दोनों चुप हैं। हवा शांत है, जैसे पूरी रात उनकी बात सुन रही हो। कल सुबह कुछ बदलेगा। हवा, रास्ते या लोग, कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। हाँ, और जब बदलेगा हम साथ खड़े रहेंगे। आप फिर जाग रहे हैं? इतनी रात हो गई है, मन क्यों जल रहा है आपका? कुछ कहिए। बस मन भारी है सरस्वती। डर नहीं है, बस चिंता है कि कल क्या होने वाला है। आपने जो किया है सही किया है। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर आपने रघुनाथ को डूबने नहीं दिया। भगवान भी आपके साथ है। भगवान साथ हो, बस यही दुआ है। क्योंकि अब भैरव सिंह
कुछ बड़ा करेगा। उसी रात रघुनाथ और गीता का छोटा सा घर, कच्ची दोनों थके हुए, पर बातचीत में दर्द और उम्मीद है। रघु, आज जो हुआ सभा में, तू खड़ा तो था सबके सामने, पर तेरी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। मुझे लगा जैसे तू चुप नहीं था, तू सह रहा था। गीता, मैं शब्दों से लड़ नहीं पाता। मेरे पास ना बड़े घर की बात है, ना दौलत की ताकत। बस हाथ हैं ये, और इन हाथों में जो भी है वही खेत है, वही घर है। जब सभा में खड़ा था, बस एक डर था कि कहीं ये हाथ खाली ना हो जाए। खाली? रघु, हाय तुम तो दिल से भरे हो। किसी का हक छीना है हमने, किसी का बुरा चाहा है। हमने तो बस मिट्टी को सींचा है और उम्मीद को पाला है। हाँ, हम गरीब सही, पर झुकेंगे नहीं। गीता, जब गांव वाले मेरे साथ खड़े हुए ना, तब पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। यह मिट्टी, ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव की सांस जैसा है। रघु, भैरव सिंह जैसे लोग ताकत से डर दिखाते हैं, पर तू मेहनत से उम्मीद दिखाता है। ये उम्मीद कभी मत खोना। बस इतना वादा कर, तू टूटेगा नहीं। अरे पगली, टूटना तो पत्थर का काम है। हम तो मिट्टी हैं। मिट्टी बिखरती है, पर फिर फूल बनकर उगती है। गीता के होंठ कांप जाते हैं। यह बात उसके दिल में सीधी उतर जाती है। और मैं तेरी मिट्टी में हवा बनकर रहूंगी रघु, तुझे सांस देती रहूंगी। बस मुझे छोड़ मत देना। तू मेरा घर है गीता, घर को कौन छोड़ता है। हवेली, जमींदार की साजिश। हवेली के बड़े दरवाजे बंद, भीतर अंधेरा। दोनों नौकर सामने खड़े हैं। ये गांव, ये लोग समझते क्या है मेरी खामोशी को? दया, कमजोरी या उनकी जीत? मैंने रघुनाथ को खड़े होने दिया। सोचा चलो देख लेता हूं उसकी हिम्मत क्या है, और अब वो मुझे चुनौती समझने लगा है। मालिक, गांव में आज सब बोल रहे थे कि रघुनाथ जीत गया। भैरव सिंह की आंखें आग बन जाती हैं। भैरव सिंह, धीमी आवाज, मगर हर शब्द पत्थर जितना भारी। जीत गया? जीत वहीं होती है लोकांधी, जहां खेल खत्म हो जाए, और ये खेल अभी शुरू हुआ है। मालिक, आदेश दीजिए, क्या करना है? रघुनाथ की मेहनत को ही उसका जहर बना देंगे। कल से उसके खेत में पानी नहीं आएगा। नहर का रास्ता रात में पत्थरों से बंद कर देना, इतना कि उसे पता भी ना चले, जब तक बीज सूख न जाए। और उसके बीज, जो उम्मीद उसने हथेली पर रखी है, वो बीज रात के अंधेरे में नदी में बहा देना। मालिक, वो तो उसका सब कुछ है, उसका आने वाला कल। और मेरा आज क्या है? मेरी सत्ता, मेरा डर, मेरा नाम। जिस दिन गांव वाले अपने सच पर गर्व करने लगेंगे ना, उस दिन मेरा राज, मेरी दहशत, सब खत्म। भैरव सिंह, मध्यम मगर दिल चीरने वाली आवाज। और मास्टर, उसने आज शब्दों से आग जलाई है। कल रात उसके घर की दीवारें जानेंगी कि सच बोलकर जीने की कीमत क्या होती है। दृश्य, गहरी रात। मास्टर हरिदास का घर छांत बादलों में छिपा हुआ है। हवेली से दूर गांव के किनारे मास्टर हरिदास का छोटा सा आंगन सूना और शांत है। मास्टर हरिदास के घर के बाहर भैरव सिंह अपने 2 नौकरों लोखंडी और गुलराम के साथ खड़ा है। उसके चेहरे पर अब वह ठंडक नहीं, बस एक काली ललक। उसकी आंखों में सूखा घमंड और बदले की आग है। मास्टर, क्या अंधेरे में ही लोग सच बोलना सीखते हैं, या तू सोचता है कि रात मेरे कान बहरे कर देगी? हवा भी आज तेरे खिलाफ खड़ी है। तेरे शब्दों ने गांव को उल्टा कर दिया है। भैरव सिंह, तू आएगा यह मुझे पता था,
पर यह नहीं सोचा था कि तू तर्क की जगह डर लेकर आएगा। मैंने जो कहा सामने कहा, तू भी कह, पर सामने, रात के अंधेरे में नहीं, गांव की आंखों में देखकर। मास्टर भाई, तेरे बोल लोगों में आग लगा देते हैं, और आग का जवाब आग से ही मिलता है। उसकी आवाज में चापलूसी भी है और धमकी भी। बातें करने से पेट नहीं भरता मास्टर, तू तो बस बोलता है। हम काम करते हैं, रात में नाली घूम जाए तो सुबह खेत सूखे मिलते हैं, इतना काफी है समझने के लिए। तो यही है तेरी लड़ाई भैरव सिंह, मेहनतकश के खेत सुखाकर और गरीब की रोटी छीनकर। तू राजा नहीं, तू तो उस अंधे तूफान जैसा है जो खुद कुछ नहीं उगाता पर दूसरों की फसल उड़ा देता है। तू सच बोलता है मास्टर, और सच तेज होता है, काटता है। पर देख, जो हवा गांव की दिशा बदल दे, मैं उस हवा को ही बदल देता हूं। और कल सुबह जब रघुनाथ का खेत सूखा मिलेगा, तू चुप हो जाएगा। सच की आवाज पेट की भूख से बड़ी नहीं होती। और अगर सच भूख से भी बड़ा हो गया तो, अगर एक रघुनाथ नहीं पूरा गांव खड़ा हो गया तो फिर क्या करेगा तू भैरव? तो फिर जमीन भी बदल दूंगा। मास्टर धीमे लेकिन दृढ़ पीछे हटते हुए, आंखें कोमल पर थकी हुई। बब भैरव जी, रात के सन्नाटे में आक्रोश की आवाज और तेज सुनाई देती है। मैंने न सभा में अपमान किया था, न ताज उतारा था आपका। मैंने तो बस उन हाथों की दुख कहा था जो दिन रात मिट्टी सोने के लिए बोते हैं, पर फसल पर केवल आपका नाम लिखा होता है। तुमने हुंकार भरी थी, वो भी मेरे खिलाफ। उठा दिया था गांव को मेरे सर पर। कौन हो तुम? एक मामूली पढ़ाने वाला, और हिम्मत मुझे सच सिखाने की? हाँ, पढ़ाने वाला हूं। इसीलिए समझता हूं कि अंधेरा हमेशा डर से नहीं, अन्याय से गहराता है भैरव जी। आपके भीतर जो आग है उसे हवा लोग नहीं देते, बल्कि आपका अपना भय देता है। डर? डर मेरे घर की चाकरी करता है। और तुम मुझे बताएंगे क्या सही क्या गलत? देखो भैरव, मैं तुमसे डरता नहीं, लेकिन मैं इस गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनकी नींद, उनका पानी, उनका चूल्हा, उसे डरता हूं। अगर आज तुमने हिंसा की तो यह गांव सदियों तक ये रात भूल नहीं पाएगा। मास्टर धीमी आवाज पर शब्द सीधे दिल पर वार। मेरी जान लेनी है तो ले लो, पर इस घर को, इस स्त्री को, इस गांव की सांस को मत जलाना। ईश्वर की दुहाई दोगे? ईश्वर मेरे दरबार में सलाम ठोंकता है, मंदिर भी मेरे चढ़ावे से जगते हैं। ईश्वर मेरी चौखट पर है हरिदास। ईश्वर चौखट पर नहीं खड़ा होता भैरव। ईश्वर वो होता है जिसके सामने हम अपने फैसलों का बोझ लेकर खड़े होते हैं। आज रात तुम क्या करोगे, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की लड़ाई नहीं, ये गांव की आत्मा का फैसला है। भैरव का चेहरा कठोर हो जाता है, उसके भीतर कुछ टूटता है। अहंकार की दीवार और गहरी होती है। भैरव सिंह थोड़ा झुककर धीमी, बेहद खतरनाक आवाज में, तो सुन मास्टर, अब गांव की आत्मा पर मेरा हक होगा। कल सूरज उगा तो या तू रहेगा या तेरी आवाज। ठीक है भैरव, तुम अंधेरा चुनो, मैं सुबह बन जाऊंगा। घटना एक जोरदार झटका। भैरव के शब्दों के साथ किसी चीज ने नियंत्रण खो दिया। गुस्से ने व्यवहार लिखा। उसने एक जोर का कदम बढ़ाया और मास्टर को खांजर से मार दिया। मास्टर का शरीर जमीन पर, धूल में, और उसके सामने भैरव सिंह, जिसकी आंखों में जीत नहीं, बस अंधेरा। मास्टर सूखी होंठ, सांस टूटी हुई। भैरव, तुम्हें हमेशा लगा कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, पर मैंने बस रास्ता दिखाया था। रास्ता हर किसी के लिए
यहां तक कि तुम्हारे लिए भी। पर तुमने डर को अपना साथी बना लिया। बस अब चुप रहो मास्टर। तुम्हारी सीख ने ही इस गांव को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी किताबों ने खेत की मिट्टी को जला दिया है और मैं मिट्टी वापस लूंगा। मिट्टी कभी किसी एक की नहीं होती भैरव। मिट्टी सबकी होती है, किसी मालिक की नहीं, किसी राजा की नहीं, न तुम्हारी न मेरी। पर तुम समझोगे जब तुम्हारे हाथों में सिर्फ राख बचेगी। और उसकी आंखें धीरे से बंद हो जाती हैं। मास्टर जी उठो, बोलो, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था। बस रोने पीटने से क्या होगा? मास्टर गया, बात खत्म। गांव को अब ताकत चाहिए, किताब नहीं। ताकत? ये ताकत है एक बूढ़े को मारने की। यह जीत नहीं है गुलराम, यह पाप है, और पाप कभी दबता नहीं। भैरव थोड़ी ऊंची कांपती आवाज, जैसे खुद को भी समझा रहा हो। जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। याद रखना सब, लाश उठा लो, किसी को खबर न लगे। अगर हवा भी इस बात को बाहर ले गई तो मैं हवा की भी गर्दन मरोड़ दूंगा। दृश्य सुबह, खेत के किनारे, पानी रोका हुआ, सूरज धीमा रघुनाथ हल लेकर खेत की उत्तरी ओर खड़ा है। गांव वालों की खबरें जैसे आग की तरह फैल रही हैं। मास्टर हरिदास की मौत की खबर ने सबका दिल हिला दिया है, पर सबूत कुछ भी हाथ नहीं आया। उसके पास कुछ ही देर में गांव के लोग दौड़ते हुए आते हैं। मंगतराम, रामलाल, सीता, पन्ना, भोलाराम, नानू काका, सबके चेहरे पर डर, गुस्सा और आहत सी उदासी है। मंगतराम हवा में सांस लेते हुए, आवाज कांप रही, पर जल्दी जल्दी बोलता है। दृश्य सुबह, खेत के किनारे, पानी रोका हुआ, सूरज धीमा रघुनाथ हल लेकर खेत की उत्तरी ओर खड़ा है। गांव वालों की खबरें जैसे आग की तरह फैल रही हैं।
मास्टर हरिदास की मौत की खबर ने सबका दिल हिला दिया है, पर सबूत कुछ भी हाथ नहीं आया। उसके पास कुछ ही देर में गांव के लोग दौड़ते हुए आते हैं। मंगतराम, रामलाल, सीता, पन्ना, भोलाराम, नानू काका, सबके चेहरे पर डर, गुस्सा और आहत सी उदासी है। मंगतराम हवा में सांस लेते हुए, आवाज कांप रही, पर जल्दी जल्दी बोलता है, रघु, रघु, सुनो, सुनो तो सही। कुछ हुआ, कुछ बड़ा हुआ है। मास्टर हरिदास, वह कल रात नहीं उठा। गांव में खबर फैल रही है, पर कुछ पक्का नहीं मिला अभी। मैं जितनी बात सुन पाया हूं, बस यही कि घर में कुछ तो गड़बड़ था। क्या कहा? मास्टर मर गए? कैसे? किस वजह से? क्या किसी ने देखा? बताओ। हमें किसी ने बताया कि रात में कुछ लोग वहां देखे गए थे, पर किसने देखा, किसने, कोई साफ नहीं जानता। बस अफवाह है जो जोर पकड़ रही है। मास्टर की पत्नी सरस्वती बीमार होकर फफक रही थी। वो रो रो कर कह रही थी कि दरवाजा टूटा हुआ मिला, लेकिन जब हम पहुंचे, घर के भीतर कुछ भी पकड़ में नहीं आया कि यही कर दिया। बस मास्टर का शरीर पड़ा मिला, पर किसी निशान की बात नहीं कर रहा कोई। और मैंने सुना है कि कल रात भैरव सिंह की हवेली के लोग गांव के पास दिखे थे, लेकिन ये सब अफवाहें हैं रघु, और अफवाहों में सच्चाई कम और हवा ज्यादा होती है। रघुनाथ की आंखें जलीं, पर वह शब्दों में कुछ कह नहीं पाया। उसने जमीन को देखा। उसकी हथेलियों पर सूखी मिट्टी सरीखी लकीरें बन चुकी थीं। पानी भी बंद करवा दिया गया। कौन? किसने? तुम लोग सच में कहते हो कि भैरव का हाथ है इसमें? देख रघु, मैंने खुद सुबह कुएं पर गया था। नहर की तरफ जाके देखा तो बांध की कूंची थोड़ी सी बदली हुई मिली। कोई चीज वहां अजीब सी पड्डी थी, पर कोई लिखित प्रमाण नहीं। और राख की तरह कुछ निशान भी वहां पर दिखे, जैसे रात में कोई आया जाकर गया हो। रघु भाई, मास्टर जी जैसा इंसान, वो बिना किसी आवाज के नहीं जा सकते थे। ये कोई साधारण मौत नहीं है। सारी रात हवा भी अजीब थी। कुत्ते भौंक रहे थे, पर चौपाल की तरफ कोई गया नहीं। जैसे पूरा गांव अपने आप डर में जकड़ गया था। मास्टर कहते थे, डर सबसे बड़ा जहर है, और अब डर ही पूरे गांव में फैलाया जा रहा है। मास्टर ने कई बार भैरव को रोका था, उसकी गलतियों पर, उसके अत्याचारों पर। भैरव ने उसे अपमान भी किया, सबने देखा, पर मास्टर ने बदला नहीं लिया। उन्हें लगा था कि इंसान के भीतर इंसान जिंदा रहता है, पर शायद कुछ लोग सिर्फ अंधेरा लेकर पैदा होते हैं। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि पानी के रास्ते पर पुराना ताला मिला है। नया ताला नहीं था, पर किसने लगाया, कौन देखे, कोई बताने वाला नहीं। हमारे पास एक दो आंख हैं, पर सब आंखें एक जैसी नहीं देखती। और सुनो, मास्टर के घर में जो हालत मिली, वहां कुछ चीजें अस्त व्यस्त थीं, पर साफ तौर पर कोई साक्ष्य नहीं मिला कि किसने क्या किया। लोखंडी की कईतवार बातें गांव में चल रही हैं, पर लोखंडी कहां है इस समय? कोई सामने नहीं आया। गीता खेत की तरफ दौड़कर आती है, चेहरा सफेद, आंखें फूल सी फटी हुई। मास्टर जी, क्या सच में वे मर गए? उन्होंने तो मुझे पढ़ाया था। मेरी सारी छोटी छोटी बातें उन्हीं से सीख कर आई हैं। कौन उन्हें ले सका? किसने उनके बल पर इतना अन्याय किया? हमें सबूत चाहिए। सबूत लेकर चलना होगा। पुलिस को, सरपंच को, किसी को। गीता, हम सब साथ हैं, पर अभी जो बड़ा सवाल है, सबूत कहाँ है? बिना सबूत के बातों में आग और धुआं ही रह जाएगा। भैरव का नाम ही लेना हमारे लिए आसान नहीं होगा।
वह ताकतवर है। अगर मास्टर को मार दिया गया है और अगर ये भैरव ने किया है तो यह गांव के लिए बड़ा अन्याय है। पर क्या हम बिना सबूत के चिल्लाकर न्याय मांगेंगे? क्या हम खुद अफवाहों के हाथों में गिरेंगे? मुझे डर लगता है कि हमारे गुस्से से ही हम गलत कदम उठा बैठे। हम अफवाहों की आग से नहीं जलेंगे, हम तथ्यों की ठोस ईंटें जमा करेंगे। हर नजर, हर कदम हम गिनेंगे, और जब सच सामने आएगा तो जो भी उसे दबाने की कोशिश करेगा उसके पास कोई अलग रास्ता नहीं बचेगा। रघु, मैं अपने 3 बेटों को ले आऊंगा नहर की ओर। वे रात में भी डटे रहते हैं, कुछ देखा होगा। लोखंडी और गुलराम से भी मैं बात करूंगा। डर में जो बोले उसे हम सजा नहीं देंगे, पर जो छुपाएगा, उसे जो सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब कठोर होंगे। हम सब मिलकर मस्जिद पर, कुएं पर, चबूतरे पर पूछताछ कर लेंगे। कोई भी चीज जो कल रात हुई उसका पता लगा लेंगे। मास्टर ने हमें किताबें दी, हमने उनसे सीखा, लेकिन आज हमें अपने हाथों से ही न्याय बनाना होगा। मैं हर घर जाऊंगी, उन औरतों से मिलूंगी जिनके घरों के बाहर वही रहती लता के फूल रखे रहते हैं, वे जो छोटे छोटे मालूमात रखती हैं। और अगर किसी ने रात में कुछ छुपाया है, वो छुपाएगा नहीं रह पाएगा। हमें सरपंच से नहीं डरना चाहिए। अगर सरपंच डर के कारण कुछ ठोकर मारता है तो हम जिला अधिकारी को लिखेंगे। हम लिखित पत्र देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे भी। ये गांव की मिट्टी है, किसी की फौरी मानसिकता से पीछे हटने वाली नहीं। और जो गवाह हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखना होगा। अगर किसी ने सच बोला और डर से चुप कर दिया तो उसे हम बाहों में लेकर खड़े कर देंगे। मास्टर ने कहा था, सच्चाई की खुराक धीरे धीरे दिलों से रची जाती है। आज हम वही खुराक देंगे। मैं जाने वाला नहीं हूं। रात की पहरेदारी मैं लूंगा। मुझे मालूम है घोंसलों के रास्ते, मैं छुपने की जगह जानता हूं। बच्चे भी तो देख चुके हैं कुछ, उनकी बातों को तो हम अनसुना नहीं कर सकते। मास्टर ने हमेशा कहा, बच्चों की बातों को सुनो, आज उनकी बातें ही हमें रास्ता दिखाएंगी। और यह मत समझना कि औरतें सिर्फ कहानियां सुनती हैं। जब खेत में देर तक मेरी आंखें जागती थीं तो मैंने हरादम की चाल देखी है। मैं खुद नहर पर जाऊंगी, उस राख जैसी चीज के पास बैठ के देखूंगी कि हवा किस दिशा में चली थी। अगर किसी ने रात में कुछ जलाया था तो उसकी खुशबू अब भी बाकी होगी और मुझे वह पहचान आ जाएगी। मास्टर के पास जो कंघी थी, मेरी माँ ने कहा था कि वह कंघी अक्सर बिन पानी वाले कोने में रखता था। कल रात वह कहाँ थी? उसकी मासूम आवाज लोगों के सीने में तना हुआ भाव छेड़ गई। किसी ने बच्चे को ढांक लिया, किसी ने आंखें फेर लीं, पर किसी ने उसे टालकर नहीं रखा। ठीक है, वह कंघी भी हम देखेंगे। हर छोटी चीज बड़ी वजह बन सकती है। मास्टर की आवाज आज भी यहां है और इसे हम दबने नहीं देंगे। चाहे सच कितनी भी गहरी मिट्टी के नीचे हो, हम उसे धरती की आखिरी परत तक खुद कर लाएंगे। माँ, मैं भी जाऊंगी। मैं देखूंगी कुएं, मैं घरों में जाऊंगी। औरतों की बातें नजरअंदाज मत करना। अक्सर औरतें ही देख लेती हैं जो हम नहीं देखते। आज शाम तक सच्चाई के कुछ चिन्ह मिलेंगे, और अगर कोई छुपाएगा तो धरती और आसमान दोनों गवाह होंगे। हम मास्टर हरिदास का अंत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दृश्य शाम, रघुनाथ का घर, घुटन भरी शाम है। रघु, आज जो खबर आई, मास्टर हमारे लिए जो खड़ा हुआ, वह अब हमारे बीच नहीं है। कहाँ से शुरू करें? कैसे उसका न्याय करेंगे? रघुनाथ धीरे लेकिन आंखों में ठोस निर्णय के साथ। गीता, मैं जानता हूं मास्टर की मौत
हमारे लिए सिर्फ दुख नहीं है, वो हमें रास्ता दिखाते थे, और अब हमें खुद खड़ा होना होगा। गांव वाले, तुम, मैं, हमें सबूत जुटाने होंगे। जो हुआ है उसे छिपाया नहीं जा सकता। भैरव ने जो किया वह डर का खेल नहीं, सत्ता का खेल है। और मैं अब डरने वाला नहीं, समझी? ठीक है रघु, पर क्या हम अकेले ये कर पाएंगे? भैरव की ताकत, उसकी हवेली, उसके नौकर और सबूत कहाँ से लाएं? मास्टर की मौत की कोई आंख नहीं थी, कोई गवाह नहीं था। अगर हम जल्दी में कोई कदम उठाएंगे तो खुद फंस जाएंगे। मैं जानता हूं, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। हम पहले जमीन का हाल देखेंगे, नहर के ताले, खेत का पानी, जो भी भैरव ने बंद किया है उसका हिसाब करेंगे। फिर गांव वालों से बात करेंगे, जो कल रात वहां थे, उनकी आंखों में जो कुछ दिखा उसे सुनेंगे। हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, किसी भी कदम को योजना के बिना नहीं उठाएंगे। तुम ही सब कुछ संभालोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सबूत खोजेंगे, गवाहों से मिलेंगे और मास्टर के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया उसका बदला लेंगे। लेकिन रघु, डर मत, हमारे डर से भैरव जीत जाएगा। गीता, अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत। हम मास्टर के लिए, गांव के लिए, अपने भविष्य के लिए खड़े होंगे। भैरव कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हमारी एकता और हमारी समझ, वही सबसे बड़ी ताकत है। तो कल से योजना शुरू करेंगे। सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से मिलना और सरपंच को बताना। मैं भी साथ जाऊंगी, खेतों में, गांव में। हम मास्टर की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें धैर्य रखना होगा गीता, एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। पर याद रखो, जो सही है वही करना है। हमारा डर, हमारी हिम्मत, दोनों अब हमारे हाथ में है। और कल से लड़ाई। रघुनाथ, आंखों में ठहराव के साथ, हर शब्द ठोस। कल हम 3 काम एक साथ शुरू करेंगे। गांव का भरोसा जीतना, घटनास्थल को सुरक्षित रखना और कानून तक पहुंच बनाना। बताओ, मैं क्या करूं? तुम गांव वालों से बात करो, जिनके खेत नहर के पास हैं, जो कल रात बाहर निकले थे। किसी ने भी नहीं देखा, पर किसी ने तो कुछ सुगबुगाहट देखी होगी। कुत्तों का भौंकना, हल्की रोशनी, उदासी में उठी कोई आवाज, हर छोटी बात मायने रखेगी। और भैरव के नौकर, जो हमेशा हवेली के सामने पड़े रहते हैं, वे कुछ बोलेंगे? नौकरों को डराने की जरूरत नहीं। हमें कोई भी भरोसेमंद गवाह चाहिए। अगर कोई नौकर डर से चुप है तो हमें उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा। मैं पहले एक एक नौकर से बात करूंगा, पर सामने पुलिस या वकील तभी लगाएंगे जब हमारे पास कुछ ठोस होगा, बयान, कागजात या कोई फॉरेंसिक निशान। फॉरेंसिक निशान? हमारे यहाँ ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी? रघुनाथ, हल्की मुस्कान पर आंखें सखेत। मास्टर के कपड़ों पर जो मिट्टी थी, खेत के किनारे जो कदम दिखे, छोटे छोटे निशान भी बड़े सबूत बन जाते हैं। कल हम मास्टर के घर से जो भी चीजें छूटी हैं उनकी सूची बनाएंगे। किताबें, चिरागों के निशान, ब्रश, कुछ भी। मैं गांव के बच्चों से कहूंगा कि वे किसी भी अनियमित आवाज को नोट कर लें। छोटे जुर्म भी केस में काम आते हैं। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो हम वकील से मिलेंगे, प्रेस को मिलेंगे। जो सच छुपाता है उसे रोशनी से डर लगता है। पर सबसे पहला कदम एकता है। भैरव अकेला नहीं है, पर न तो हमारा डर ही हमारा अकेलापन बना रहे। हमें गांव को एक कावड़ बनाना होगा, जिस पर कोई कुचला हुआ सच टिक न सके। रघुनाथ, अंतिम बार चिराग की लौ पर निहार कर। कल सूरज होगा तो हम बस रोने नहीं आएंगे, हम सवाल लेकर आएंगे। मास्टर की हर सीख का हिसाब मांगा जाएगा। और ध्यान रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हिंसा नहीं। हमें जीतने के लिए चतुर होना है, साहस नहीं, उग्रता दिखानी है। हम तैयार हैं, मास्टर के लिए, गांव के लिए और अपने लिए। दृश्य: चौपाल के पास शाम का एक छोटा समूह।
लोग एक एक करके अपने अपने विचार कहते हैं। मंगतराम, बूढ़ा, धीमी पर ठोस आवाज, आंखें नम। मैं अपनी बहू पोते को यहां नहीं लाऊंगा। मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसे इस नरक में नहीं घसीटना। भैरव जैसे लोग सिर्फ ताकत देखते हैं। अगर हमारे बच्चे बीच में आएंगे तो इन्हें कोई झिझक नहीं होगी। हम बूढ़े हैं, हमारी पीठ झुकी है, पर हमारी हिम्मत अभी भी बाकी है। हम कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे, पर अपने बच्चों को नहीं। हमारी लड़ाई में हमारे बच्चे नहीं आएंगे। अगर भैरव ने उनकी जिंदगियां तबाह कर दी तो फिर जीवन का क्या मतलब। हम खून के बदले खून नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। मैं अपने बैलों और जो काम कर सकता हूं वही करूंगा। मेरा बेटा अपना घर संभाले और सुरक्षित रहे। मां होने के नाते मैं ये कहती हूं, हमारे बेटे और बेटियां खेत की हल्की पर भी न उतारे जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम महिलाएं ही खेतों में काम कर लेंगे। हम धैर्य करके भी फसल उगा लेंगे। हिम्मत चाहिए और हम दिखाएंगे कि हिम्मत और धैर्य में कितना बल है। हम लड़ेंगे, पर अपने बच्चों को इस हताश दंगे में नहीं घसीटेंगे। हम अपना संघर्ष 6 हफ्तों में दिखाएंगे। हर सुबह, हर शाम हम खेत में खड़े होंगे। हम तय कर चुके हैं, जो कर सकें दाना देंगे, जो कर सकें हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अकेले तीर चलाएं। हम चाहते हैं कि काम संगठित हो। हर दिन एक एक आदमी सुबह पानी खोलने का देखेगा, हर शाम फसल की कटाई में हाथ बढ़ेगा। हम बाजार से बीज चलवाकर सुनिश्चित करेंगे कि खेत बस कर उगे, और हम सभी के हस्ताक्षर वाली लिखित मांग सरपंच के पास जाएगी। हमारी आवाज छप्पर की छत से ऊपर उठेगी। हम साने साने अपने अपने हिस्से निभाएंगे। जो अनाज दे सकता है दे, जो काम दे सकता है दे। और हाँ, हमारे बेटे घर पर ही रहें, उन्हें भैरव के खिलौने नहीं बनना। अगर भैरव ने हमला किया तो हम शोर नहीं, सच्चाई से उसे धक्का देंगे। रघुनाथ और गीता के साथ निजी बातचीत, उनके प्रति सहानुभूति और ठोस वचन। रघु बेटा, तू अकेला नहीं। मैं अपनी एक बोरी धान दूंगा और हर दिन 2 घंटे खेत में काम करूंगा, पर मेरा बेटा घर पर रहेगा। उसकी पत्नी और बच्चे हैं, समझा? गीता बहन, तू मुझे किसी भी चीज के लिए बुला सकती है। दवा हो, खाना हो या बच्चों की देखभाल, मैं आ जाऊंगी। पर मेरे बच्चे नहीं आएंगे। हम अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे और किसानों की फसल भी। तुम सबका शुक्रिया। मैं जानता हूं यह फैसला कितना बड़ा है। मैं वादा करता हूं, जो भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगा, पर तुम लोगों का यह भरोसा सबसे बड़ा धन है। मैं अपने 2 बैल और हल दूंगा। कमाई जो भी होगी, पहली किस्त उस कर्ज पर जाएगी। और अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी, कुछ लोग बाजार से कर्ज लेकर सहायता करेंगे, पर बच्चों को इसमें न मिलाइया। और महिलाएं हर रोज बच्चों की देखभाल व रसोई का काम संभालेंगी, ताकि पुरुष खेत में लगकर काम कर सके। हम रात की पहरेदारी भी कर लेंगी, पर बच्चों को उससे दूर रखेंगी। हम हर हफ्ते सरपंच को प्रगति की रिपोर्ट देंगे, ताकि कोई समझे कि हम सक्रिय हैं। और अगर सरपंच हमारे साथ शालीनता से नहीं खड़ा, तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हमारी पीढ़ी अब नहीं रो सकती। हमें लड़ना होगा, पर अपने बच्चों की जिंदगियां हम बचाएंगे। 6 हफ्ते और हमारा गांव फिर से खड़ा होगा। यह सौदागरी नहीं, यह हमारी आत्मा की बचत है। हम अपना कर दिखाएंगे। 6 हफ्तों में फसल बचाकर, कर्ज चुकाकर और मास्टर हरिदास की याद को सम्मानित करके दिखाएंगे। हम बिना अपने बच्चों को खतरे में डाले यह करते हैं, क्योंकि हम माँ बाप हैं। पहली जिम्मेदारी वही है।
रघुनाथ का घर, शाम का समय, छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें। रघुनाथ और गीता दोनों चुपचाप बैठे हैं। उनके बीच खामोशी कुछ भारी सी लग रही है। रघु, क्या हमने सही किया कि हमने उसे नहीं बुलाया? हर बार जब मैं उसका चेहरा सोचती हूँ, वो छोटा सा हाथ, उसकी हंसी, तो मेरे अंदर कुछ टूट सा जाता है। मास्टर हरिदास की मौत, भैरव की ताकत और हमारे यहाँ जो खालीपन है, मेरा मन कहता है कि उसे यहाँ ले आओ, अपने आंचल में रखकर सो जाऊं। क्या मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि अपने डर से उसे दूर रख रही हूँ? गीता, तुम्हारा स्वभाव माँ का है, हर दर्द को अपने सीने में बांध लेने वाला। उसमें कोई बुराई नहीं, पर सोचो, अगर हम उसे अभी यहाँ लाएं और भैरव की सेना उसे भी छीन ले, तो फिर तुम्हारी मांगी दुआ भी टूट जाएगी। माँ होने का काम सिर्फ पास रखना नहीं, सुरक्षित रखना भी है। पर रघु, उस छोटे बच्चे की आत्मा क्या समझेगी? क्या वह आश्रम की दीवारों में अपने माँ बाप की लड़ाई की कहानी सुनकर बड़े होकर खुलकर जी पाएगा? मैं रातों को जाग कर सोचती हूँ, अगर वह रोएगा तो कौन उसे चुप कराएगा? अगर उसे सर्दी लगेगी तो कौन उसे गले से लगाएगा? मैं अपनी ही मांग पर शर्माती है कि मैं उसे अब यहाँ नहीं बुला सकी। 3 बातें याद रखो गीता। 1, हमारा बेटा अभी सिर्फ एक बच्चा है और उसकी समझ सीमित है। उसे जो सबसे ज्यादा चाहिए वह है सुरक्षा और स्थिरता। महर्षि आत्मानंद का आश्रम यही दे रहा है। रोज की दिनचर्या, पढ़ाई, ध्यान, ये चीजें उसके मन को जोड़ेंगी, उसे शांत करेंगी। 2, अगर हम उसे अब ले आएंगे तो उसे केवल भौतिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसे मानसिक आघात भी हो सकता है जो उम्र भर साथ रहे। और 3, हमारी लड़ाई अभी सबसे नाजुक दौर में है, 6 हफ्ते। ये संख्या हमने इसलिए नहीं बताई कि यह कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि जब तक फसल और कर्ज का मामला निपटता है, तब तक हम कमजोर होंगे। हम उसे वापस तभी बुलाएंगे जब हमारा घर फिर से ठीक होगा। पर रघु, हर रात जब मैं उसकी तस्वीर देखती हूँ तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। क्या तुम समझते हो? मेरी आंखों के पीछे हर वक्त उसका रोना चलता रहता है। मैं कहूँ तो मैं अभी ही उसे गोद में लेकर रोना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ गीता, और मैं भी तुम्हारे साथ वही दर्द बांटना चाहता हूँ। पर देखो, माँ बनने का फर्ज सिर्फ दर्द बांटना नहीं, विवेक से निर्णय लेना भी है। हमारा बेटा आश्रम में सीख रहा है कि किस तरह भीतर से मजबूत बने, और वही ताकत आगे चलकर हमारे गांव, हमारे परिवार के लिए बड़ी काम आएगी। जब वह बड़ा होगा, वह न सिर्फ हमारी ताकत बनेगा, बल्कि हमारी उन गलतियों का हिसाब भी समझेगा, बिना किसी खतरे में फंसे। रघु, ठीक है, पर हमारा क्या प्लान होगा? 6 हफ्ते, हर दिन मेरा दिल धड़कता रहेगा। मुझे डर है कि हम किसी रोज नीचे नजर नहीं रख पाएंगे, कोई नया घोटाला हो जाएगा। बताओ, तुम मुझे क्या कहोगे कि मैं हर दिन क्या करूं, कैसे जीऊं? रघुनाथ, नजरों में एक हल्की मुस्कान, पर योजना स्पष्ट। पहला, हम हर हफ्ते शहर के वकील से मिलेंगे, कर्ज का पेपर चेक कराएंगे। दूसरा, हम गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से मिलकर रोजाना नहर, ताले और हवेली की निगरानी करेंगे। कोई बड़ा आदमी जैसे कृष्णा और रीता इनकी ड्यूटी लगाएंगे। तीसरा, तुम खेत की देखभाल संभालो, फसल ही हमारी असली संपत्ति है। चौथा, हमें अपने बेटे के लिए एक ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जो उसे आश्रम में पढ़ने को मिले, ताकि उसे पता रहे कि हम उसे हर रोज सोचते हैं और यह लड़ाई उसके लिए है भी। चिट्ठियाँ, मैं उससे रोज कुछ लिखूंगी। उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, किस तरह उसने पहली बार दूध पिया था, उसका पहला शब्द, और मैं हर शाम उसे याद करूंगी। मुझे बताओ, क्या ये ठीक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, और हम उसे धैर्य की भी सीख देंगे। जब वह वापस आएगा, तब वह न सिर्फ हमारे साथ होगा, बल्कि हमारे संघर्ष का भाग भी बनेगा। अब सुनो, जब 6 हफ्ते पूरे होंगे, हम उसकी वापसी के लिए एक दिन चुनेंगे, उसे बताकर नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार होकर। तब वह आएगा और देखेगा कि उसके माँ बाप ने कैसे डटे रहे, और यह शिक्षा
उससे बेहतर कोई गुरु नहीं देगा। गीता धीरे धीरे सिर हिलाती है। उसकी सांसें अब कम तेज हैं। रात की खामोशी में बच्चे की छोटी कमीज से एक हल्की आवाज आती है, जैसे किसी ने किसी चीज को छुआ हो। गीता, धीमी पर अब उम्मीद भरी। ठीक है रघु, मैं मानती हूँ हमारे बेटे की सुरक्षा पहले और हमारी समझदारी भी, पर तुम वादा करो तुम मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दोगे कि हमने उसे छोड़ दिया। मैं रोज उसकी चिट्ठियाँ लिखूंगी और तुम उनको आश्रम में भेजना, और हर हफ्ते तुम मुझे गांव की खबर दोगे। मैं वादा करता हूँ गीता, हर रोज गांव की हर खबर, हर कदम, हर छोटी बड़ी बात तुम जानोगी। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल टूट रहा है, मुझे बुलाना। मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और हम साथ रोएंगे, पर फिर उठकर लड़ेंगे। यह हमारा घर है और हम इसे बचाएंगे। 6 हफ्ते और फिर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बच्चा वापस होगा, पर इस बार वो और भी मजबूत होगा, और तुम और मैं भी